एक बात पूछनी है। जी पूछे। सही है, रिकॉर्डिंग का फायदा क्या है अगर हम मतलब बाद में देख नहीं सकते? आप लोगों को नहीं मिलती है रिकॉर्डिंग? नो सर, यही मसला है कि मतलब नहीं सर, ये एनआईडी की रिकॉर्डिंग नहीं मिलती। नहीं मिलती। मतलब सर मेरी एक क्लास मिस हो गई थी, तो हाँ। फिर वो मतलब मैं बाद में मतलब रिकॉर्डिंग तो हो रही है लेकिन अब हमें मिलती नहीं है कोई लिंक। मतलब कि गूगल गूगल की ड्राइव पे जाता है सारी जो रिकॉर्डिंग्स होती है ना, हम्म। तो हम मतलब उसको बाद में देख भी नहीं सकते। लेकिन जैसे कि मेरे छोटे भाई हैं, वो अपनी अपनी स्कूल की क्लासेस भी उनकी इसी पर हो रही हैं, कोचिंग की भी इसी पर हो रही हैं हम्म। क्लासरूम पे। तो मतलब जैसी क्लास एंड होती है ना, तो उनको उनके ग्रुप पे मैसेज आ जाता है और उसमें लिंक होता है उस वीडियो का। तो कभी आप। किसी बच्चे की क्लास मतलब मिस हो जाए तो वो बाद में भी देख सकता है। तो सर अभी मतलब अगर मतलब आप रिक्वेस्ट कर दें और सर जो मुस्तफ़ा हैं वो भी कह रहे हैं कि मतलब रिकॉर्डिंग का अगर कोई इश्यू ना हो, क्योंकि सर ये तो फायदा ही है हमारे लिए। हम बाद में मतलब जब पेपर का अगर हम जब वो कर रहे होंगे, पढ़ रहे जी होंगे पेपर के लिए, जी जी। तो सर उसके अंदर हम लोग उसको सब रिव्यू कर सकते हैं एक बार दोबारा से। हाँ, मैं असलम क्योंकि साहब सर से बात करूंगा। आई डोंट नो कि क्या क्या पॉलिसी है। बिल्कुल मिलना चाहिए। नहीं सर, पॉलिसी हमने बताई थी कि वो एनआईडी की कुछ पॉलिसी है कि वो शेयर नहीं कर सकते। लेकिन सर मतलब ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर अगर हम लोग लाइव क्लास ले रहे हो क्लास में, तो सर उसके अंदर फिर ये होता है कि हम मतलब एक इंटरेक्शन भी होता है। और बाद में ये होता है कि सर हम लोग अपने मोबाइल पे जैसे रिकॉर्ड वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं कर सकते ना हम लोग। ओके, लेट मी टॉक टू देम। मैं नीडी से भी बात करूंगा, डायरेक्टर जनरल से बात करूंगा। लेकिन आपकी क्लास खुद काफी सॉरी नॉन सीरियस है यार। आई मीन 140 हो रहे हैं, अभी तक क्लास का पता नहीं है। तो ये भी मसला सर है। मैं इतनी नॉन सीरियस क्लास सीएससीपी के मैंने नहीं देखी है, क्योंकि सीएससीपी एक बहुत वैल्यूएबल सर्टिफिकेशन है। और बिल्कुल सर। इंटरनेशनली इसकी वैल्यू है। सप्लाई आप इसको कर लेंगे, आपको सऊदी अरब में 4-5 लाख रुपए की जॉब मिल जाएगी। कनाडा में जॉब मिल जाएगी, मलेशिया में, सिंगापुर में जॉब मिल जाएगी। फिर पाकिस्तान में आपको 2-2.5 लाख रुपए की जॉब मिल जाएगी। ये बहुत वैल्यूएबल सर्टिफिकेशन है। सर अभी कुछ दिनों पहले एक आई भी हुई थी, पेप्सी की किसी की जॉब आई हुई थी और उसने कोई 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा था हाँ। और सप्लाई चेन का मांगा हुआ था। जी जी। तो ये अ, आराम से 4-5 लाख रुपए की जॉब होगी। सर तो इसके बाद मतलब एमबीए सप्लाई चेन करना, अगर फॉर एग्जांपल एमबीए करते हैं हम लोग, तो सर फायदेमंद है या बस किसी और चीज में करना चाहिए एमबीए? नहीं नहीं, बिल्कुल करें एमबीए सप्लाई चेन में। एक ही चीज में अपना करियर बनाए, बहुत सारी चीजें करने से एंड में आदमी फिर उसको मैनेज नहीं कर पाता है। एक ही चीज में ओके करियर सर। बनाए, सप्लाई चेन डिसाइड कर लिया, इसी में बनाए। लेकिन ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। देखिए, आप सीएससीपी करते हैं ना, तो आपकी जी सर। इंटरनेशनल रिकग्निशन बढ़ जाती है। आपको इंटरनेशनल कंपनीज अप्लाई जॉब में ले लेंगी, आपको डिफरेंट कंट्रीज में जॉब मिल जाएगी। जबकि एमबीए के बेस पे आपकी नॉलेज की डेप्थ में तो जरूर इजाफा होगा, मगर उसकी बेस पे जॉब लेना इतना आसान नहीं है। मगर सीएससीपी के बेस पे ऊपर जॉब लेना बहुत आसान है। तो ये वर्दी है कि आप इसको न सिर्फ ये कि इस दौरान सीरियसली पढ़ें, बल्कि इसके फौरन बाद इम्तहान दे दें। वजह उसकी है कि जो ये सोचता है ना कि मैं अभी तो पढ़ूंगा फिर बाद में तैयारी करके आराम से दूंगा इम्तहान, वो इम्तहान नहीं देते। जो लड़के बिल्कुल। इसी दौरान जो है वो सीएससीपी को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं और रिवाइज करते हैं, उसका टेस्ट बैंक से टेस्ट को वो करते हैं, वही लड़के इम्तहान देते हैं जो फौरन बाद दे देते हैं। बाद कोई कभी नहीं आया, मैंने तो नहीं देखा किसी का बाद आया हो। तो इसलिए इसको आप लोग इसी तरह प्लान कीजिए। राइट। तो ये प्लीज आप लोग अपना साउंड बंद कर दीजिए सो दैट वी में स्टार्ट, क्योंकि साउंड आप में की वजह से डिस्टर्बेंस होती है। आप ये स्लाइड देख सकते हैं। यस सर। गुड। तो कोई साहब अब ये ज्वाइन करना शुरू करेंगे, मुझे लेक्चर के दौरान डिस्टर्ब करेंगे। 5 पीपल। अच्छा, मैं 2 दफा क्यों ज्वाइन हुआ हूँ? ओके, खैर। तो ये आपके जो चैप्टर है ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और सप्लाई चेन में एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया होता है, वो होता है प्रोडक्शन का एरिया। राइट।
अब प्रोडक्शन के एरिया में भी आप जब जाते हैं तो प्रोडक्शन एक बहुत बड़ी साइंस है, और प्रोडक्शन में बहुत सारे क्वालिफाइड इंजीनियर्स और एमबीएस काम करते हैं, प्रोडक्शन को मैनेज करते हैं। अब प्रोडक्शन इज़ वेरी क्रिटिकल एरिया टू मैनेज, क्योंकि इसका सारा का सारा जो प्रोडक्शन है ये रिलेटेड होता है सेल्स एंड ऑपरेशनल प्लानिंग से। ये सेल्स वाले प्रोडक्शन के हिसाब से अलाइंड होंगे तो जो चीज़ें आप प्रोड्यूस कर रहे हैं वो मार्केट में सेल भी होंगी। तो ये दो डिफरेंट एरियाज हैं, सेल्स में कुछ और लोग काम करते हैं और प्रोडक्शन में कुछ और लोग काम करते हैं। और ख़ास तौर पे उस तरह के प्रोडक्शन प्लांट जिसके अंदर मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स बनती हों, जैसे यूनिलीवर का रहीम यार खान का प्लांट है तो वहाँ पे सोप भी बन रहा है, शैम्पू भी बन रहा है, साशे में भी बन रहा है, और छोटे पैक में भी बन रहा है, और बड़े पैक में भी बन रहा है। सोप्स भी डिफरेंट साइज के बन रहे हैं और डिफरेंट टाइप्स के बन रहे हैं। उनके कई सोप्स हैं यूनिलीवर के, लाइफ बॉय है, लक्स है, डव है, फिर उनके साइजेस डिफरेंट है। तो ये आपके लिए तो बड़ा आसान होता है उन्हें परचेज करना, लेकिन जो लोग उसे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं अब उनको प्लानिंग करनी पड़ती है कि भाई हमने इस बैच में इतने लाइफ बॉय निकालने हैं, उसके बाद इस बैच में इतने लक्स निकालना है, फिर डव निकालना है, फिर इस बैच में इतने हमने सनसिल्क निकालना है, इतने साशे निकालना है। क्योंकि जो मार्केट की डिमांड आ रही होती है उसके हिसाब से उन्होंने अपने प्रोडक्शन को अलाइन करना होता है। एक चैलेंज तो ये होता है। दूसरा चैलेंज ये होता है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज ना जाए, क्योंकि जब आप प्रोडक्शन कैपेसिटी अंडर यूटिलाइज जाती है तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं कर सकते। आपके मशीन का आइडल टाइम होता है जो यूटिलाइज नहीं हो रहा होता है, आपके मजदूरों का आइडल टाइम होता है जो यूटिलाइज नहीं हो रहा होता है, आपका रॉ मटेरियल खरीद के रखा हुआ है उसकी कॉस्ट है, उसको अभी आप प्रोसेस नहीं कर रहे। जब तक प्रोसेस नहीं करेंगे तो फिनिश गुड इन्वेंट्री नहीं बनेगी, और फिनिश गुड्स इन्वेंट्री नहीं बनेगी तो आगे वो डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं जा सकती। तो इसलिए आपको अपनी प्लांट कैपेसिटी का को मैक्सिमम भी यूटिलाइज करना एक चैलेंज होता है। और बाद औक़ात डिमांड बहुत पीक पे होती है, तो जब डिमांड बहुत पीक पे होती है आप फुल यूटिलाइजेशन के बावजूद मार्केट डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे होते। जब डिमांड कम होती है तो आपको प्लांट की कैपेसिटी से कम की रिक्वायरमेंट है। अब इसको कैसे मैनेज करें, इसको कैसे लेवल करें, ये कंटिन्यूसली टफ मैनेजेरियल जॉब है। और इसलिए कैपेसिटी मैनेजमेंट को हैंडल करना इज ये बहुत इंटेलिजेंट किस्म के जो सप्लाई चेन मैनेजर्स होते हैं वो इसको हैंडल करते हैं। और इसी के ऊपर कंपनी की सारी प्रॉफिटेबिलिटी होती है, उनका फ्यूचर होता है। और कस्टमर्स को आप जब टाइमली करेंगे तब आप सर्व करेंगे, तब आप जो है वो जाहिर है कि सक्सेसफुल होंगे एज ए कंपनी। फिर उसके बाद आपको प्लांट में ये भी इशू होता है कि जब आप एक चीज़ से दूसरे में शिफ्ट होते हैं, जैसे आप लक्स बनाते बनाते आप डव बना रहे हैं, तो जाहिर है कि आपको डाई चेंज करनी है, पैकेजिंग चेंज करनी है, तो मशीन सेटअप टाइम होता है। यानी कि मिसाल के तौर पे आपने अब लक्स बनाना पूरा है कि आपने क्वांटिटी बना ली जितनी आप करनी थी, अब मशीन रुकेगी, उसको आप चेंज ओवर करेंगे, उसकी डाइज चेंज करेंगे, उसकी पैकेजिंग की मशीन चेंज करेंगे, उसकी सारे जो रॉ मटेरियल की फीड है वो चेंज करेंगे। इट में टेक मे बी 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, होल डे। तो ये जो आपका टाइम होता है जब आप मेक शिफ्ट कर रहे होते हैं कि अपने प्लांट को एक चीज बनाने से दूसरी बनाने के ऊपर, इस वक्त ये प्लांट का आइडल टाइम है, इस वक्त ये प्रोडक्शन नहीं कर रहा। तो दिस शुड बी मिनिमम। और ये खास तौर पे उन कंपनीज के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं जो कि इंजीनियरिंग पार्ट्स बनाते हैं। इंजीनियरिंग पार्ट्स बनाने वाली कंपनी सैकड़ों हज़ारों पार्ट्स बनाते हैं, सैकड़ों हज़ारों चीज़ें बनाती हैं, तो उनको अपने सेटअप को चेंज करना पड़ता है। तो प्लांट फ्लेक्सिबिलिटी यही है कि आप अपने सेटअप को कितना क्विकली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप क्विकली चेंज करेंगे उतना कम आइडल टाइम आएगा और आपका प्रोडक्शन टाइम ज़्यादा होगा। तो कैपेसिटी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी व्हाट इज कैपेसिटी? जी So the volume in which your plant capable of production. जी जी बिल्कुल सही है कि प्लांट जो है जितने वॉल्यूम प्रोड्यूस कर सकता है, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है, वो प्लांट की कैपेसिटी है। उसको आप आवर्स में भी मेजर कर सकते हैं, आउटपुट में भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे फर्टिलाइजर प्लांट की कैपेसिटी ये है कि साल में वो 300 डेज लेते हैं ऑपरेशंस के।
क्योंकि बाकी 65 डेज में उन्होंने मेंटेनेंस करनी होती है वक्तन फ़वक्तन। 1 महीने की तो उनकी एनुअल मेंटेनेंस होती है, फिर दरमियान में कुछ अर्से की मेंटेनेंस होती है, छुट्टियां होती हैं। तो प्लांट की कैपेसिटी जब कैलकुलेट की जाती है तो डेज डिफरेंट होते हैं। कोई प्लांट अपनी कैपेसिटी 300 डेज पे कैलकुलेट करता है, कोई 330 डेज पे कैलकुलेट करता है। ये तो हो गई कैपेसिटी। अब जब पूरे साल प्लांट चलता है तो उसकी कैपेसिटी से एक्चुअल प्रोडक्शन को मैच किया जाता है। अगर इसकी कैपेसिटी है कि ये 330 डेज चलना चाहिए, तो अब क्या एक्चुअली कितने दिन चला है? 340 डेज चला है, 310 डेज चला है। अगर 340 डेज चला है तो अपनी कैपेसिटी से 5, 4, 5%, 2% ये ज़्यादा चला है। तो ये भी हो सकता है कि जब आप प्लांट को ज़्यादा चला सकते हो और मेंटेनेंस पीरियड कम हो, तो आप कैपेसिटी से थोड़ी ज़्यादा प्रोडक्शन दे सकते हैं, जो डिज़ाइन कैपेसिटी है। कैपेसिटी प्लानिंग में ये चीज़ होती है कि जनाब आपने जो अपने मिल का रनिंग टाइम है, एक तो वो टाइम पूरा यूटिलाइज हो, दूसरे जो आपने लेबर डिप्लॉय किया हुआ है वो लेबर पूरी तरह डिप्लॉय हो, और तीसरी चीज़ ये है कि जो रॉ मटेरियल है वो टाइमली उसमें फीड हो रहा हो, मेंटेनेंस टाइमली हो रही हो। तो इस तरह से आपकी कैपेसिटी प्लानिंग सही जा रही होती है। तो कैपेसिटी प्लानिंग में सिर्फ मशीन नहीं है, बल्कि लेबर भी है और रॉ मटेरियल भी है। उसके बाद कैपेसिटी कंट्रोल है कि जनाब आपका जो डेली इनपुट आउटपुट हो रहा है, जो होना चाहिए, वो प्लान के मुताबिक है या नहीं है। अगर प्लान से लैग कर रहा है तो कितना लैग कर रहा है, ताकि फिर आप कोई करेक्टिव एक्शन लें। करेक्टिव एक्शन में ये हो सकता है कि आपको कुछ लेबर ज़्यादा डिप्लॉय करना पड़े, या मशीन को थोड़ा ज़्यादा चलाना पड़े, 8 घंटे की बजाय 10 घंटे चलाना पड़े, ताकि आपका जो प्लान के मुताबिक इनपुट और आउटपुट हो सके। तो ये बेसिकली कैपेसिटी में 3 चीज़ें हैं। ये कैपेसिटी की मैनेजमेंट, ये कैपेसिटी को आप ऐसे मैनेज करें कि डिमांड और सप्लाई बैलेंस हो सके। ये आसान नहीं होता। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि जो डीप फ्रीजर्स हैं फॉर एग्जांपल, अब डीप फ्रीजर्स जो है वो ईद के सीज़न में बहुत ज़्यादा बिकते हैं, गर्मियों में बहुत ज़्यादा बिकते हैं। तो हो सकता है कि गर्मियों में वो शॉर्ट पड़ जाए, नहीं मिले, एसी शॉर्ट पड़ जाए, कोई ब्रांड ना मिले या उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाए, और प्लांट उतने सारे एसी बनाने के काबिल ना हो सके। तो इसलिए वो फिर उसको इस तरह से लेवलिंग करते हैं कि कुछ वो बना, जो इस तरह के एसी या डीप फ्रीजर बना करके ऑफ सीजन में रखते हैं, ताकि जब पीक सीजन आए, पीक सीजन में उनका प्लांट इस काबिल नहीं होता कि वो डिमांड को मीट कर सके ऑपरेट करके। तो ये जो उनका इन्वेंट्री होती है, स्टॉक होता है, मेड फॉर स्टॉक जो आइटम्स होते हैं, वो फिर इस्तेमाल होते हैं ताकि डिमांड और सप्लाई बैलेंस हो सकते हैं। और कैपेसिटी प्लानिंग में आपके कम के मशीन की कैपेसिटी की प्लानिंग आ जाती है, उसमें रॉ मटेरियल आ जाता है, लेबर आ जाता है, ये सारी चीज़ें कैपेसिटी प्लानिंग का हिस्सा होता है। क्योंकि मशीन मौजूद है, लेबर मौजूद है, अगर उसको आप रॉ मटेरियल जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो आप टाइमली नहीं देंगे तब भी मशीन नहीं चलेगी। तो ये सारी चीज़ें कैपेसिटी प्लानिंग में आती है। और कैपेसिटी कंट्रोल का मतलब है कि जिस तरह से आपने प्लान किया है, क्या मशीन की कैपेसिटी उसके मुताबिक यूटिलाइज हो रही है डे टू डे ऑपरेशंस में या नहीं हो रही है। तो कंट्रोल जो है वो ज़्यादातर समझ लीजिए कि डेली और वीकली बेसिस की चीज़ है, और कैपेसिटी मैनेजमेंट थोड़ा लॉन्गर टाइम की चीज़ है। तो अब ये यहाँ पे आपको देखिए, ये इन्होंने बताया है कि अगर आपकी कैपेसिटी टू मच हो या टू लिटिल हो, तो क्या होगा? जब कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो सप्लाई आप ज़्यादा कर रहे होंगे, इतनी मार्केट में डिमांड नहीं होगी, तो एज ए रिजल्ट आपको सप्लाई कम करना पड़ेगा। और सप्लाई कम करने के लिए आप मजदूरों को ले ऑफ करेंगे, मशीन्स आपकी आइडल खड़ी रहेंगी, स्टोरेज जो है वो आपका अनयूज रहेगा, एक्सेस इन्वेंट्री रहेगी। जाहिर है कि जब आप बना के रख रहे हैं, डिमांड नहीं है, तो इन्वेंट्री आपके वेयर हाउस में पड़ी रहेगी। तो अगर आपके टू मच सप्लाई है, डिमांड से ज़्यादा सप्लाई है, तो आपको ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। और ये आमतौर पे इस तरह होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे आप अगर कोई सीमेंट प्लांट लगाने जा रहे हैं, तो सीमेंट प्लांट को अगर आप लगाते हैं और आज की कैपेसिटी के हिसाब से लगाते हैं, तो क्या होगा कि कुछ दिनों बाद सीमेंट की डिमांड बढ़ जाएगी, तो आप उस डिमांड को मीट करने के काबिल नहीं होंगे।
फिर आप क्या कहेंगे कि मैं एक दूसरी लाइन लगाऊं ताकि उस डिमांड को मीट कर सकूं, लेकिन सीमेंट प्लांट की दूसरी लाइन लगाने में 2-3 साल लगते हैं। तो इस तरह आप 2-3 साल तक डिमांड पूरे करने के काबिल नहीं रहेंगे, तो आपके कॉम्पिटिटर्स मार्केट कैप्चर कर लेंगे। इसलिए बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं कि वो ओवर कैपेसिटी डिज़ाइन किए जाते हैं। ओवर कैपेसिटी डिज़ाइन इसलिए किए जाते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी सप्लाई डिमांड को कैच कर ले, क्योंकि डिमांड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है, तो सप्लाई डिमांड को कैच कर सके। और जो आइडियल सूरत हाल है कि वो सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर हों, और इसको मैच करना ही बेसिकली प्रोडक्शन मैनेजर का चैलेंज होता है। जब सप्लाई और डिमांड दोनों बराबर होंगे, एक जैसे होंगे, तो आपकी ऑन टाइम फुलफिलमेंट होगी, आपका प्लांट फुल कैपेसिटी पे चल रहा होगा, और फिर आप अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कंट्रोल को मेक श्योर कर रहे होंगे, क्योंकि फुल कैपेसिटी पे चला रहे हैं तो आप क्वालिटी पे आपका पूरा फोकस होता है, और आपके रिसोर्सेज वेदर मैन है, मशीनरी या रॉ मटेरियल है, वो ऑप्टिमली यूज हो रहे होते हैं। ये एक आइडियल सिचुएशन है जब आपका सप्लाई और डिमांड मैच कर रहा होता है। नॉर्मली सप्लाई और डिमांड में लैग होता है, कभी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, कभी डिमांड ज़्यादा हो जाती है। जैसे आपने मार्केट में देखा शुगर के केस में कि सप्लाई शॉर्ट हो गई, डिमांड बढ़ गई, तो उसकी प्राइस ज़्यादा हो गई। तो इसी तरह और पेट्रोलियम में हुआ कि इस पेट्रोलियम की सप्लाई शॉर्ट हो गई, टाइमली आप इंपोर्ट नहीं कर सके। तो ये चीज़ें होती हैं, पूरी दुनिया में होती हैं। पाकिस्तान में चूँकि मिसमैनेजमेंट ज़्यादा है, तो इसलिए पाकिस्तान में ज़्यादा उभर कर ये चीज़ें सामने आती हैं। और इसी तरीके से जब आपका डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, यानी कस्टमर्स आपसे प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं लेकिन आपके पास सप्लाई नहीं है, तो उस सूरत में क्या होता है कि स्टॉक आउट हो जाता है, स्टॉक ख़त्म हो गया, आप ब्रोकन ऑर्डर्स, ब्रोकन प्रॉमिस चल रहा है, या आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कहा हुआ था कि जनाब हम ये आपको सप्लाई कर देंगे, लेकिन डिमांड इतनी ज़्यादा, आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। आपको वर्कर्स को ओवर टाइम देना पड़ता है जो कि एक्सपेंसिव होता है। आपको टेम्परेरी वर्कर्स हायर करने होते हैं, टेम्प्स जो लिखा हुआ है बेसिकली टेम्परेरी वर्कर्स, तो वो हायर करते हैं आप, तो जाहिर है कि आपकी कॉस्ट बढ़ती है। फिर वर्क शिफ्ट्स भी बढ़ सकते हैं कि आप एक शिफ्ट के बजाय 2 शिफ्ट चलाना शुरू कर दें, 3 शिफ्ट चलाना शुरू कर दें, सैटरडे संडे चलाना शुरू कर दें, क्योंकि डिमांड को मैच करने के लिए ये डिफरेंट लीवर्स हैं आपके पास। और एक मैच करने की एक्सट्रीम सूरत ये हो सकती है कि आप उसको आउटसोर्स कर दें और कुछ चीज़ें आप दूसरों के पास बनवा लें। ऐसा होता है जैसे पीएसओ का जो लुब्रिकेंट प्लांट है, उस पर शेल अपनी भी मिक्सिंग करवाता है लुब्रिकेंट्स की जब ज़रूरत पड़ती है, ताकि वो उनके पास कैपेसिटी है, तो इसलिए वो उस कैपेसिटी को यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से होता है, आप उसको आउटसोर्स भी कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि कुछ चीज़ें आप आउटसोर्स करें और कुछ चीज़ें अपने पास बनाएं, इस तरह से भी मैनेज करते हैं। और इसके अंदर जो टाइम हेरोजन, अब जो अगला टॉपिक इसमें डिस्कस किया गया, टाइम हेरोजन ऑफ कैपेसिटी मैनेजमेंट। जी, कोई चीज, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं अभी तक के डिस्कशन में? हेलो, आर यू देयर? नहीं सर, क्लियर है मुझे। चलो गुड। इसलिए कि मेरे सामने इस वक्त स्लाइड्स हैं, तो मैं आप लोगों को नहीं देख पा रहा हूँ, तो इसलिए आप इंटरवीन करें जब आपको लगे कि कोई चीज़ सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो ये देखिए, ये टाइम हेराइजन है कैपेसिटी का मैनेजमेंट का। कैपेसिटी मैनेजमेंट का टाइम हेराइजन इसलिए होता है कि आपकी डिमांड आज ज़्यादा नहीं आ गई है, या आपको कल डिमांड कम नहीं हो जाएगी, बल्कि इसका एक ट्रेंड होता है, और इस ट्रेंड को मॉनिटर करके आप अपने प्लांट को अकॉर्डिंगली चला रहे होते हैं। तो इसलिए जो कैपेसिटी मैनेजमेंट को टाइम हेराइजन है, वो लॉन्ग टर्म भी है, मीडियम टर्म भी है, और शॉर्ट टर्म भी है। तो आप ये देखिए कि जो हमारा प्लान में क्या चीज़ होती है, सेल्स एंड ऑपरेशनल प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, ये हमारा बेसिकली आता है बिजनेस प्लान से। जो हमारा टॉप लेवल बिजनेस प्लान होता है, तो बिजनेस प्लान में ये डिफाइन किया जाता है कि जनाब इस साल हम इतने सेल्स का टारगेट अचीव करेंगे। तो जब सेल्स का टारगेट के बारे में डिसाइड हो जाता है, तो फिर उसको आप प्रोडक्ट वाइज ब्रेक करते हैं कि इसमें हम डफ से इतना सेल करेंगे, और लक्स से इतना करेंगे, और लाइफ बॉय से इतना सेल करेंगे। तो अकॉर्डिंगली फिर प्रोडक्शन उसको प्लान करता है, उस सेल्स को फिर मंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है कि जनाब ये एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर जो अब हम शुरू होने वाला है, फर्ज कीजिए जुलाई से जून है,
तो जुलाई में वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम इतना ये वाला प्रोडक्ट बेचेंगे, इतना ये वाला, इतना ये वाला प्रोडक्ट बेचेंगे। तो प्रोडक्शन अकॉर्डिंगली उसको प्लान करता है। तो इसलिए आपने देखा होगा, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन में देखा होगा कि सेल्स और प्रोडक्शन वालों का अक्सर झगड़ा रहता है। वो इसलिए झगड़ा रहता है कि प्रोडक्शन वाले वो एक स्मूथ प्लानिंग कर लेते हैं कि अब इस महीने में ये चीज़ें हम प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन सेल्स वाले मार्केट में कुछ और बेच कर आ जाते हैं, अब उसकी डिमांड आ जाती है। तो प्रोडक्शन वालों को अपने देखना पड़ता है, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो उसके मुताबिक वो उसको रीशेड्यूल करते हैं ताकि मार्केट डिमांड को पूरा कर सकें। लेकिन ये इसको बहुत ज़्यादा करते हैं तो आपके रिसोर्सेज या तो ओवर यूटिलाइज होती हैं या अंडर यूटिलाइज होती हैं, बोथ आर नॉट डिजायरेबल। तो जो ये सेल्स एंड ऑपरेशनल प्लानिंग होती है या तो उसके बेसिस पे प्रोडक्शन प्लानिंग की जाती है। और प्रोडक्शन प्लानिंग का जो इनपुट होता है वो रिसोर्स प्लानिंग में जाता है कि रिसोर्स प्लानिंग क्या करेंगे कि अब ये सारा काम करने के लिए आपको कितने लेबर चाहिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, कितना मशीन टाइम चाहिए, ये सब आपका रिसोर्स प्लानिंग का काम है। क्योंकि रिसोर्स प्लानिंग करेंगे तो फिर आप अपनी प्रोडक्शन के ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकेंगे। ये लॉन्ग रेंज है, लॉन्ग रेंज से मुराद है 1 साल 2 साल 3 साल के लिए हो सकता है। फिर मास्टर शेड्यूलिंग करते हैं। मास्टर शेड्यूलिंग के बाद ये मीडियम टर्म है, रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग है। देखो रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग आरसीसीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोडक्शन प्लानिंग का। हर प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं पे एक बॉटल नेक होता है। हर प्लांट के ऊपर कोई ना कोई ऐसी जगह होती है जिसको क्रिटिकल एरिया कहते हैं कि उस जगह पे अगर प्रोडक्शन रुक जाए तो पूरा प्लांट रुक जाता है। वजह उसकी है कि वो एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, उसकी वजह से प्लांट की कैपेसिटी लिमिट हो रही होती है। तो जब आप रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं तो आप ये देखते हैं कि आपके क्रिटिकल रिसोर्सेज क्या हैं, और इस स्टेज के ऊपर आप ये देखते हैं कि जितनी हमने मास्टर शेड्यूलिंग की है वो अगर क्रिटिकल रिसोर्सेज उसके लिए सफिशिएंट है तो ये एज्यूम किया जाता है कि बाकी भी फिर चीज़ें अवेलेबल है। क्योंकि वो जो क्रिटिकल एरिया है या बॉटलनेक है वही प्लांट का जो है वो ऐसी जगह है जहाँ पे प्रोडक्शन आकर के लिमिटेड हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको सीमेंट प्लांट का बताऊं, ये देखें, मैं इस वापस फिर आएंगे स्लाइड पे आ गया ये जी। रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग ये सीमेंट प्लांट की है, या किसी भी प्लांट की आप समझ लीजिए। तो आप ये देखें कि इस सीमेंट इस कैपेसिटी सम ऑफ कैपेसिटी को ब्लू कलर में शो किया हुआ है कि ये इसकी कैपेसिटी है, और जो लोड है वो इस कैपेसिटी के अंदर अंदर रहना चाहिए। ठीक है, और ये उस जगह का लोड है जो कि क्रिटिकल एरिया है। किसी भी प्लांट में हो सकता है असेंबलिंग क्रिटिकल एरिया हो या कोई एक पार्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है वो क्रिटिकल एरिया हो। तो आप ये देखें कि इसमें जो 23rd वाला जो वीक है, मार्च का जो लास्ट वीक है, उसमें आपकी रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग थोड़ी सी ऊपर जा रही है कंपेयर टू कैपेसिटी। तो इसको आपको लेबलिंग करनी पड़ेगी। इसी तरह से 6 अप्रैल को भी ये थोड़े से अपने इससे ऊपर जा रहा है, तो इसको भी आपको लेबलिंग करनी पड़ेगी। इस लोड को पोस्ट प्रोबेबली आपको आगे वाली वीक में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये कहलाता है रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग। और इसमें ये एज्यूम किया जाता है कि जो क्रिटिकल एरिया है वहाँ की कैपेसिटी अगर यूटिलाइज हो रही है पूरे तरीके से तो बाकी एरियाज में इतनी सफिशिएंट कैपेसिटी है कि प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखें, अब मैंने यार डाला था, किधर चली जाती है चीजें यार, तो गायब हो गया ना। चलो ये आपको नजर आ रहा है बॉटल नेक इन सीमेंट प्लांट? Yes, sir. नहीं, नहीं, नहीं नजर आ रहा है, राइट? नहीं सर। अच्छा, ओके, डोंट वरी।
आप ये आप देख सकते हैं, बट ये फिगर नजर आ रही है आपको गूगल यस की? सर। ये देख रहे हैं? क्लियर है आप लोग को? देखिए, अगर ये बड़ी हो जाए तो बड़ी बड़ी नहीं हो रही है तस्वीर, इसी पे गुजारा करें। ये देखिए, एक सीमेंट प्लांट है, ठीक है? सीमेंट जी जी। प्लांट में जो है आप देखें कि क्रशिंग हो रही है। क्रशिंग में क्या करते हैं कि जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसको छोटे छोटे पीसेस बना करके क्लेन में लाते हैं, वो उसको फर्दर और पीसेस कर देता है, और फिर ये मिल में जाता है। मिल में एक तरफ से सिलिका जा रहा है, यानी सैंड जा रहा है, और दूसरी तरफ से ये आपका कैल्शियम जा रहा है, चूना जिसको कहते हैं, और ये मिल करके मिल में कैल्शियम सिलिकेट बना रहा है। तो ये जो पूरे प्लांट की कैपेसिटी में ये मिल जो होता है ये बॉटल नेक होता है, क्योंकि ये इसकी एक कैपेसिटी होती है कैल्शियम और सिलिका के इंटेक लेने की, कि वो फिर वो कैल्शियम सिलिकेट बना ले। तो क्रश हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता हो, और कैल्शियम भी आपके पास रॉ मटेरियल की सूरत में बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ हो, लेकिन प्रॉब्लम है मिल की कैपेसिटी का। ये मिल की कैपेसिटी की वजह से इस प्लांट का ये बॉटल नेक है, कि इससे ज़्यादा वो दोनों को मिला करके कैल्शियम सिलिकेट नहीं बना सकता, और वो कैल्शियम सिलिकेट बनाने के बाद साइलोज में उसको स्टोर किया जाता है। तो ये इस प्लांट का बॉटल नेक कहलाएगा। इसी तरीके से हर प्लांट के बॉटल नेक होते हैं। फर्टिलाइजर प्लांट हो गया, शुगर प्लांट हो गया, कि यहाँ पर के आकर के उनकी कैपेसिटी लिमिट हो जाती है। अगर वो उसको एक्सपैंड करना चाहें तो उसकी सूरत यही है कि एक मिलिंग मशीन के बजाय अब दूसरी मिलिंग मशीन भी लगा, लेकिन जब तक के वो मिल दूसरा नहीं लगाते तो ये इसका बॉटल नेक है। ओके? तो आप जितने भी प्लांट पे काम कर रहे हैं, आप अपनी कंपनी के भी प्लांट पे देखेंगे कि वो बॉटल नेक होता है। तो इसलिए एक प्लांट का बॉटल नेक आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप जो है वो उसके मुताबिक अपनी कैपेसिटी प्लानिंग कर सकते हैं, और इसको कहते हैं रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग। आपको स्लाइड्स नज़र आ रही हैं? यस सर। सर एक सवाल था इसके ऊपर। जी जी, पूछें। सर ये जो प्रोसेस इंडस्ट्रीज होती हैं, फर्टिलाइजर्स, जी जी एग्रो वगैरह, तो क्या इनके पास भी आरसीसी इन सिस्टम सिंक्रोनाइज्ड है? जी, बिल्कुल। और उनका भी कोई ऐसी जगह होती है फर्टिलाइजर प्लांट में जहाँ पे वो करते हैं ना, ये क्या लगा होता है, जहाँ पे आकर ये फर्टिलाइजर क्रिस्टलाइज हो रहा होता है, और फिर वो फर्टिलाइजर बन रहा होता है एक्चुअली, वो जगह जो होती है वो इनका क्रिटिकल एरिया होता है। सही। ये तो सर ने एग्जिट मार दिया था आपको। हेलो। जी आज। यार ये तो सर ने गलती से एग्जिट मार दिया। आपको आवाज आ रही है हाथ में? आ रही है मुझे। तो ये सर की तरफ से कोई इशू हुआ है? हाँ, सर की तरफ से कोई इशू आई थिंक उन्होंने गलती से उसको कॉल काटने का बटन दबा दिया होगा। कॉल कट दिया आई थिंक में। हाँ। वेट कर सकते हैं बस सर का, उसके बाद में कुछ नहीं। सॉरी, वो मुझसे गूगल का क्रॉस दब गया था। ओके।
So you can see this slide. यस सर। जी, तो ये जो है ये आपके प्लानिंग का हिस्सा होता है। जब आप प्रोडक्शन मैनेजर किसी काम इसके प्लांट के होंगे तो आपको ये चीज़ें प्लान करनी पड़ेंगी। तो ये लॉन्ग रेंज में आपकी सेल्स एंड ऑपरेशनल प्लानिंग होती है, प्रोडक्शन प्लानिंग होती है, उसके मुताबिक आप रिसोर्स प्लानिंग करते हैं, क्योंकि आपको लेबर फ़ौरन नहीं मिल जाएगा, आपको रॉ मटेरियल फ़ौरन नहीं मिल जाएगा। इसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा कि पूरे महीने में हमें कौन कौन सी लेबर, किस तरह से रॉ मटेरियल चाहिए, अब वो अवेलेबल होना चाहिए। और मास्टर शेड्यूलिंग में आपका एक मास्टर शेड्यूल होता है जिसमें ये डिटरमिन किया जाता है कि हम इतनी प्रोडक्शन करेंगे, और उसकी बेसिस पे आप रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं। रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग में इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है कि जो आपके क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं या क्रिटिकल एरिया है, वहाँ की कैपेसिटी अगर उसके मुताबिक है, शेड्यूल के मुताबिक, तो बाकी कैपेसिटी भी एज्यूम किया जाता है कि उसके मुताबिक है। जैसे मिसाल के तौर पे जहाँ पे इंजीनियरिंग प्लांट्स होते हैं वहाँ पे हो सकता है कि आप जो पार्ट्स बना रहे हैं उसको फिर आप ओवन हीटिंग कर रहे हो, तो ओवन हीटिंग बॉटलनेक हो सकता है, क्योंकि ओवन की एक कैपेसिटी है, हर मटेरियल को आपने 10 मिनट्स के लिए हीट अप करना है, तो ओवन हीटिंग की कैपेसिटी लिमिटेड है। अब आपके पास कई ऑप्शन हैं इसके लिए भी, या आप ओवन हीटिंग को 2 शिफ्ट में चला लें या 3 शिफ्ट में चला लें, ताकि जो आपका प्रोडक्शन हो गई है वो सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में उनको आप हीट अप कर सकें, या फिर आप एक नया ओवन खरीद लें। अदरवाइज क्या होगा कि इस ओवन की वजह से आपकी कैपेसिटी इनहिबिटेड है, या फर्दर अपने प्रोडक्शन को इन्हांस नहीं कर सकते। तो ये मीडियम रेंज प्लानिंग होती है। और जो शॉर्ट रेंज प्लानिंग होती है कि जिसके अंदर आप मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग करते हैं, लेबर आप हायर कर चुके हैं और आपके प्लांट की कैपेसिटी आपको मालूम है, उसके मुताबिक आप रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग कर चुके हैं। और फिर कैपेसिटी की रिक्वायरमेंट्स की प्लानिंग, की कैपेसिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब आप अपने इन हाउस से पूरे कर सकते हैं या थोड़ा आपको आउटसोर्स करना पड़ेगा, ये आपको देखना होता है, या अंडर यूटिलाइज हो रहे हैं आपके इंटरनल रिसोर्सेज। तो उसके बाद जो है ना, ये डे टू डे एक्टिविटी का मामला होता है। प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल, पीएसी, पीएसी से इसको आगे रेफर किया गया, प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल, कि अब आपकी जो प्रोडक्शन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, कैपेसिटी को कंट्रोल करते हैं उसकी बेसिस पे कि जनाब आपकी कैपेसिटी में लेवलिंग हो रही है, ये कैपेसिटी को आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं ऑन डे टू डे बेसिस, वीकली बेसिस। तो ये पूरा टाइम होराइजन है कैपेसिटी मैनेजमेंट का। और ये जाहिर है कि अब सॉफ्टवेयर बेस्ड ये सारी चीज़ें होती हैं, तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करते हैं एज ए प्रोडक्शन मैनेजर, तो वो अपने सॉफ्टवेयर पे आपको जाहिर है कि ट्रेन कराएंगे, कोर्स कराएंगे, उसके बाद आप ये इस तरह की कैपेसिटी मैनेजमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं। इट इज़ ए क्रिटिकल जॉब, और ये बहुत सीनियर लोग इसको मैनेज करते हैं। उसके बाद आ जाए, अब ये सारे जो हमने पिछले स्लाइड्स में हुए ना, अब ये आप लोग याद रखिएगा। S&OP का मतलब है सेल्स एंड ऑपरेशनल प्लानिंग, और MPS इज मास्टर प्लानिंग शेड्यूल, मास्टर प्लानिंग शेड्यूल, ठीक है। और RCCP इज रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग, ठीक है। और ये MRP हो गया मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। और CRP हो गया कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग। और PSC हो गया प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल। ये अब ज़रा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, कि मैं एब्रीविएशन कभी कभी भूल जाता हूँ। उससे आप कैपेसिटी कंट्रोल करते हैं। तो रिसोर्स प्लानिंग में जाहिर है कि आप जो चीज़ें आपकी रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद हैं, वो प्लांट है, पूरा प्लांट है, फिर इक्विपमेंट्स हैं, उसके अंदर जो इक्विपमेंट्स हैं, और वर्कफोर्स है। इसके अंदर आप ये चीज़ें देखते हैं कि क्या है। ये चीज़ें बिजनेस प्लान के मुताबिक होती हैं। बिजनेस प्लान का जो इनपुट है वो रिसोर्स प्लानिंग में जाता है, कि आपका बिजनेस प्लान ये है अगले 3 साल के लिए, एक साल 2021 के लिए है, 22 के लिए, 23 के लिए, उसके मुताबिक आप प्लांट इक्विपमेंट और वर्क फोर्स को प्लान करते हैं। और बिजनेस प्लान से ही निकलता है प्रोडक्शन प्लान। और जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि क्रिटिकल रिसोर्सेज को आप सबसे पहले देखते हैं। अगर क्रिटिकल रिसोर्सेज आपकी अवेलेबल हैं तो इसका मतलब है आप प्रोडक्शन प्लानिंग को मैच कर सकते हैं। क्रिटिकल रिसोर्सेज मैन पावर भी हो सकती है, बाद ऐसी भी टेक्निकल स्किल्स की ज़रूरत होती है जो शॉर्ट इन सप्लाई होता है। तो आपको ये भी देखना होगा कि हमारे पास उस तरह के क्रिटिकल स्किल्ड लेबर हैं या नहीं है।
और फिर रिसोर्स प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि आप एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने आर ऑफ प्लांट यूज करते हैं, कितना लेबर यूज करते हैं और कितना रॉ मटेरियल यूज करते हैं। इसको कहते हैं रिसोर्स प्रोफाइल। ठीक है ना, इसको कहते हैं रिसोर्स प्रोफाइल। उससे ये पता चलता है, देखिए अब ये इसकी क्या जरूरत है कि आपने जब प्लानिंग करनी है तो ये देखना है कि भाई मिसाल के तौर पे आपको कहा गया है कि जी आप इतने यूनिट्स के लाइफ बॉय बनेंगे, तो अब आपको पता होना चाहिए 1 लाख लाइफ बॉय बनाने के लिए मुझे प्लांट का कितना टाइम चाहिए, कितने आवर्स चाहिए, लेबर के कितने आवर्स चाहिए और रॉ मटेरियल कितना चाहिए। ये चीज़ें अवेलेबल होंगी तो आप ये कर सकेंगे। इसलिए जो क्वांटिटी आपको दी जाती है उसका आप रिसोर्स प्रोफाइल कैलकुलेट करते हैं कि टोटल मेरी कितनी रिक्वायरमेंट है और वो इतनी कैपेसिटी अवेलेबल है, इतनी वर्कफोर्स अवेलेबल है और इतना रॉ मटेरियल अवेलेबल है। तो ये इसके फिर ये सारी चीज़ें जब आपके आ जाती हैं तो इससे आप अपना एक्शन प्लान बना लेते हैं, जो वीकली एक्शन प्लान हो सकता है या डे टू डे एक्शन प्लान हो सकता है। ये मैंने रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग आपको बता दी है। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन है तो यू मे आस्क। ओके, अब ये देखिए इन्होंने रिसोर्स प्लानिंग में एक बड़े अच्छे डायग्राम है ये, इसके जरिए से आप भी इसको समझने की कोशिश करें, बहुत आसान है कि 4 वेज टू स्टेज कैपेसिटी ग्रोथ। देखिए प्लांट्स की कैपेसिटी जितनी आज है ना वो हमेशा वही कैपेसिटी नहीं रहेगी, बल्कि वक्त के साथ साथ इस कैपेसिटी आप बढ़ाते रहते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, और कभी कभी आपको कैपेसिटी कम भी करना होती है जब आप मैच्योर मार्केट में काम कर रहे होते हैं, या उस कैपेसिटी को डाइवर्ट करते हैं आप किसी और प्रोडक्ट की तरफ जिसके लिए ग्रोइंग मार्केट है। तो कैपेसिटी ग्रोथ का जो है ना कई तरीके हैं। देखिए टाइम नीचे दिया हुआ है 1 to 3 years। आप ये देखें टाइम 1 के ऊपर आपका ये डिमांड चल रहा है जो कि आप मीट कर रहे हैं। फिर क्या होता है कि डिमांड रेड लाइन है, डिमांड की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, तो ईयर 2 में आपकी तो ईयर 1 में आप देखें कि आपकी कैपेसिटी ज्यादा है लेकिन उसे आप कम यूटिलाइज कर रहे हैं। तकरीबन आप 40% यूटिलाइज कर रहे हैं, 60% यूटिलाइज नहीं हो रहा है। ईयर 2 में जाकर के आप क्या कर रहे हैं कि तकरीबन 65-70% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं। तीसरे साल में जाकर के आप अपनी कैपेसिटी को पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि डिमांड मजीद बढ़ रही है, तो आपको शायद फिर कैपेसिटी अपनी बढ़ानी पड़े। सीमेंट प्लांट में, पावर प्लांट्स में इसी तरीके से होता है कि आप थोड़ा सा ओवर कैपेसिटी प्लांट इंस्टॉल करते हैं इन द एक्सपेक्टेशन कि इन कमिंग ईयर्स उसकी डिमांड बढ़ेगी एंड योर सप्लाई विल कैच द डिमांड। तो इसलिए आप देखें ईयर 1 में आपने 1/3 सिर्फ सेल किया है, 2/3 कैपेसिटी आपकी यूटिलाइज नहीं हुई है। ईयर 2 में आपने 2/3 कैपेसिटी का यूज किया है, ईयर 3 में जाकर के आप फुल कैपेसिटी को यूज करें। ये कहलाता है 1 स्टेप लीड स्ट्रेटेजी, कि आप इतनी कैपेसिटी बना लें कि आने वाले 2-3-4 साल के लिए वो कैपेसिटी आपके लिए सफिशिएंट हो। दूसरा तरीका होता है स्टेप वाइज लीड स्ट्रेटेजी। स्टेप वाइज लीड स्ट्रेटेजी क्या है? आप देखें कि ये जो राइट साइड पे ग्राफ बना हुआ है ऊपर, ईयर 1 में आपका डिमांड नीचे है और कैपेसिटी ऊपर है। कैपेसिटी की जो नोक है, रेक्टेंगल का नोक है, वो ऊपर है कि आपके ये कैपेसिटी है। ईयर 2 में जाकर के आपकी कैपेसिटी से वो मैच हो जाता है। अब जो आपकी कैपेसिटी है वो डिमांड के मुताबिक है, लेकिन चूंकि इसका इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो आपने ईयर 3 में फिर आपने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी ताकि उस डिमांड को मैच कर सके। ये कहलाता है स्टेप वाइज लीड स्ट्रेटेजी, कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाते जा रहे हैं। रेड ट्रायंगल से ऊपर जो आपको रेड लाइन से ऊपर जो आपको 2 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं वो फॉर द टाइम बीइंग आपकी ओवर कैपेसिटी है, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम कवर हो जाती है। अच्छा, इसका उल्टा जो तरीका होता है वो स्टेप वाइज लैग स्ट्रेटेजी होती है। स्टेप वाइज लैग स्ट्रेटेजी ये है कि आपकी कैपेसिटी उतनी है जो कि डिमांड के मुताबिक है। ईयर 1 में आपकी कैपेसिटी उतनी है जितनी की आपकी डिमांड चल रही है।
फिर आप डिमांड को बढ़ने देते हैं और आप उस डिमांड को पूरा नहीं कर रहे हैं, और इतना डिमांड जो ट्रायंगल में नजर आ रहा है रेड ट्रायंगल के नीचे, वो आप डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। फिर क्या करते हैं, आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो डिमांड को मीट करते हैं, यानी डिमांड से आपकी कैपेसिटी लैग कर रही होती है। फिर डिमांड बढ़नी शुरू हो जाती है, अभी फिर आपकी कैपेसिटी लैग कर रही है, तो फिर ईयर 3 में आप अपनी कैपेसिटी फिर बढ़ा देते हैं। ये कहलाती है स्टेप वाइज लैग स्ट्रेटेजी। ये एक मोहतात स्ट्रेटेजी होती है कि जिस तरह की मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हैं, जब आप देखते हैं कि डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता आप प्लांट पे और इक्विपमेंट पे और लेबर हायरिंग पे इन्वेस्ट करते चले जाते हैं। ये कहलाता है स्टेप वाइज लैग स्ट्रेटेजी। इन दोनों का जो एक मिडिल ऑफ द रोड स्ट्रेटेजी है वो स्टेप वाइज ओवरलैपिंग स्ट्रेटेजी है, कि आपने क्या किया कि ईयर 1 में आपने की डिमांड से ज़्यादा आपकी कैपेसिटी थोड़ी सी, और वो जो है, इसलिए आप देखें जो छोटा ट्रायंगल है वो आपकी ओवर कैपेसिटी है। लेकिन फिर आगे जाकर के फिर अंडर कैपेसिटी का भी सामना है कि आपकी डिमांड ज़्यादा है लेकिन आप उसको मीट नहीं कर पा रहे। तो इस तरह से आप क्या करते हैं कि डिमांड लाइन से ज़्यादा क्लोज अपने कैपेसिटी को रखते हैं। ये कहलाता है स्टेप वाइज ओवरलैपिंग स्ट्रेटेजी। तो ये प्लांट्स की आपने देखा होगा कि एंग्रो की एक्सपेंशन चल रही है, या फौजी फर्टिलाइजर की एक्सपेंशन चल रही है, टोयोटा की एक्सपेंशन चल रही है, लकी सीमेंट की एक्सपेंशन चल रही है, आका स्टील की एक्सपेंशन चल रही है। वो इसीलिए चल रही होती है कि वो उन्होंने जो प्लांट लगाया हुआ था वक्त के साथ साथ वो मार्केट डिमांड के पीछे रह गया। अब मार्केट डिमांड को फर्दर एड्रेस करने के लिए वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाते रहते हैं। आपने देखा होगा कि ये जो डेनिम जीन्स वाले हैं, इनकी पहले एक फैक्ट्री थी, करेंगे 2-3, अब पूरी रोड के दोनों तरफ उनकी फैक्ट्रीज है। तो जितने उनके पास ऑर्डर्स आते गए, जितने उनके पास डिमांड बढ़ता गया, वो अपनी कैपेसिटी बढ़ाते चले गए। जी जनाब, कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? ये डिफरेंट तरीके होते हैं कैपेसिटी इन्हांसमेंट के। तो जब आप भी कोई प्लांट को मैनेज कर रहे होंगे इंशाल्लाह, तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कैपेसिटी की प्लानिंग कैसे करूं। और चूंकि कैपेसिटी में इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, तो इसके लिए जाहिर है कि आपको केस बनाना पड़ता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, चीफ एग्जीक्यूटिव को, सीनियर मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना होता है, फिर उसकी अप्रूवल होती है, फिर वो प्रोजेक्ट ऑन होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी इस स्ट्रेटेजी के साथ आपकी इंडस्ट्री चल रही है, वन स्टेप लीड स्ट्रेटेजी से चल रही है, इंडस्ट्री की नेचर पे भी डिपेंडेंट कर रहा है। ठीक है, स्टेप वाइज लीड स्ट्रेटेजी है, स्टेप वाइज लाइट लैग स्ट्रेटेजी है। तो जो ये कैपेसिटी है ना, ये कैपेसिटी आप मुख्तलिफ टाइम में भी मेजर कर सकते हैं। प्लांट 300 डेज चल सकता है तो ये इसकी कैपेसिटी है, या प्लांट 110 फर्टिलाइजर कर सकता है तो ये इसकी कैपेसिटी है। जैसे हॉस्पिटल्स के बेड की क्या कैपेसिटी होती है, हॉस्पिटल्स की कैपेसिटी किससे मालूम करते हैं कि कितने बेड का हॉस्पिटल है। 100 बेड का हॉस्पिटल है, 500 बेड्स का हॉस्पिटल है, मतलब ये इतने मरीजों को एट ए टाइम एकोमोडेट कर सकता है। अब जाहिर है कि वक्त के साथ साथ कराची की आबादी बढ़ रही है, तो या तो हॉस्पिटल्स बढ़ेंगे या फिर आगा खान और लियाकत नेशनल ये सब एक्सपैंड करेंगे। और आप देखते हैं कि जब आप इन हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो अपने एक्सपेंशन प्रोग्रेस इनके चल रहे हैं, क्योंकि मरीजों की तादाद बढ़ रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि कराची की आबादी बढ़ रही है। तो ये होता है। अब जाहिर है कि वो किसी प्लानिंग के तहत हो रहा है कि जनाब अब इस स्टेज पे अब हमें अपनी कैपेसिटी को ग्रो कर लेना चाहिए। जी जनाब, कोई क्वेश्चन? रफ कट। जी जी पूछे। स्ट्रेटेजी जो होती है आपकी उसमें जो ना आपकी ये प्रॉब्लम नहीं हो सकती कि फॉर एग्जांपल आपने जब कैपेसिटी आपकी रीच हो गई 100%, तो उस सर्कमस्टेंसेस आपकी बैकलॉग हो सकता है आपकी प्रोडक्शन के अंदर, या आपकी प्रोडक्शन जो बहुत सफर कर सकती है। अगर आप किस चीज की वजह से सफर करेगी? अगर आप पूरी कैपेसिटी पे काम करेंगे तो अगर बीच में फॉर एग्जांपल शेड्यूल आपके शटडाउन्स वगैरह आते हैं, तो उसमें तो आपकी पूरी प्रोडक्शन जो ना सफर कर सकती है। जी करती है। नहीं, शेड्यूल जो वर्क डाउन जो आती है ना, वो टाइम के हिसाब से लेते हैं ताकि रिक्वायरमेंट को पहले से वो अपने मेड टू स्टॉक प्रोडक्ट बना के रखते हैं। जैसे रिफाइनरीज हैं या फर्टिलाइजर कंपनीज हैं, वो अपनी मेंटेनेंस लेती हैं रमज़ान के महीने में, क्योंकि रमज़ान के महीने में प्रोडक्शन स्लो हो जाता है, मार्केट स्लो हो जाती है। शुगर कंपनीज जो हैं वो 4 महीने 5 महीने फुल चलती हैं, उस दौरान उनका कोई मेंटेनेंस नहीं होता। जब क्रशिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद फिर वो 6-7 महीने होते हैं, उस वक्त वो अपना शट डाउन लेते हैं।
तो शटडाउन ऐसे टाइम पे लिया जाता है जब डिमांड लो होता है और उसको पहले से प्लान किया जाता है, खासतौर पे एनुअल मेंटेनेंस। अनटिल एंड अनलेस इट इज एन इमरजेंसी शटडाउन, की किसी वजह से कोई आपका इक्विपमेंट बैठ गया है तो अब आपको फिर शटडाउन लेना पड़ता है, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते के लिए, वो आउट ऑफ द शेड्यूल भी हो सकता है। ओके ओके सर। गुड। तो उसके बाद आ जाइए कि क्रिटिकल रिसोर्स और बॉटलनेक के ऊपर हम बात कर चुके हैं कि जो इनिशियल प्लानिंग होती है वो क्रिटिकल रिसोर्स के हिसाब से होती है, यानी ओवन का टाइम अगर पूरा मिल रहा है, जितने भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें हमें ओवन का टाइम मिल रहा है, तो इसका मतलब है बाकी जगह पे भी हमें कोई इश्यू नहीं आएगा, क्योंकि आई नो एज ए प्रोडक्शन मैनेजर कि ओवन हमारा क्रिटिकल रिसोर्स है या बॉटलनेक है। उसके बाद बिल ऑफ रिसोर्सेज बनाए जाते हैं। बिल ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि आप जितने यूनिट्स बना रहे हैं उसमें रॉ मटेरियल कितना लगेगा, उसमें मशीन टाइम कितना लगेगा और उसमें लेबर आवर्स कितने लगेंगे, ये बिल ऑफ रिसोर्सेज होता है। और मास्टर प्रोडक्शन जो एक प्रिलिमिनरी मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल होता है। प्रिलिमिनरी मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल के जरिए आरसीसीपी किया जाता है और आरसीसीपी के बाद हो सकता है कि आप वापस उसको मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल में भेजें, जनाब आपका मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल में क्रिटिकल रिसोर्स का ओवर यूज है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आप मास्टर प्लानिंग शेड्यूल को एडजस्ट करें। इस वजह से मास्टर प्लानिंग शेड्यूल का जो इनपुट है वो आरसीसीपी में जा रहा है और आरसीसीपी का इनपुट फिर मास्टर प्लानिंग शेड्यूल में आ रहा है, तो ये बैक एंड फोर्थ जाते रहते हैं और इसको सप्लाई चेन मैनेजर्स हैंडल करते हैं। तो रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग पे मैं बात कर चुका हूँ कि ये बेसिकली रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग वही है जो मैं आपको ग्राफ में भी दिखा चुका हूँ कि आप लोड को कंपेयर कर रहे हैं कंपेयर टू डेमोन्स्ट्रेटेड कैपेसिटी फॉर ईच की रिसोर्स। की रिसोर्स मैंने बताया, जैसे सीमेंट के केस में मिल है, मिलिंग मशीन है, और किसी प्लांट के ऊपर ओवन भी हो सकता है क्रिटिकल रिसोर्स। तो बेसिकली ये देखा जाता है कि क्रिटिकल रिसोर्स की यूटिलाइजेशन 100% तक हो रही है तो इट्स ओके, वरना उसके बाद फिर आपका प्लांट आउटपुट नहीं दे सकता। मीडियम टर्म है, इसको बॉटलनेक भी कहते हैं, गेटवे वर्क सेंटर भी कहते हैं। गेटवे वर्क सेंटर वही वाला वर्क सेंटर है जहाँ पे आकर के इनपुट पाइल अप होते रहते हैं, लेकिन गेट वर्क की एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, उसके हिसाब से वो इनपुट को प्रोसेस कर रहा होता है। इसको बॉटलनेक जो है उसको गेटवे भी कहते हैं। और बाज़ औक़ात क्रिटिकल सप्लायर भी आपका बॉटलनेक हो सकता है कि बाज़ रॉ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसके एक सप्लायर है सिर्फ या 2 सप्लायर है और उसकी मार्केट डिमांड ज़्यादा है, सप्लायर की कैपेसिटी कम है, तो उस सूरत में आपका सप्लायर भी बॉटलनेक हो सकता है। अच्छा ये यहाँ पे था, सॉरी, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, तो किसी भी प्लांट के ऊपर आप जब प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पे जाएं तो आपको सबसे पहले चीज ये आइडेंटिफाई करनी चाहिए कि बॉटलनेक कहाँ पे है, ठीक है। और अगर आप बॉटलनेक कंट्रोल कर लेंगे तो बाकी प्रोडक्शन कंट्रोल करना आसान है आपके लिए। अच्छा, अब आइए कि जो कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग है वो बेसिकली कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग जाहिर है कि एमआरपी के स्टेज पे होती है, मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग, यही एब्रीविएशन बताया था मैंने पिछली स्लाइड में। यार देखो यार मैं भूल जाता हूँ ना, ये किस चीज का सर? ये स्लाइड का ये याद रखो यार, ये वाली स्लाइड, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, एमआरपी इज मटेरियल, ठीक है। तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के ऊपर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट प्लानिंग की जाती है, क्योंकि जो मटेरियल आप इनपुट दे रहे हैं उसके लिए कैपेसिटी मौजूद होना ज़रूरी है। और हर जो आपके प्रोडक्शन शॉप है, वर्कशॉप है या प्रोडक्शन एरिया है, उसको आप एक लोड देते हैं और लोड की लेवलिंग करते हैं। जैसे ये आप अगर टोयोटा के प्लांट के ऊपर गाड़ियां बना रहे हैं
तो हर सेंटर के ऊपर, गाड़ी के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू एडिशन हो रही है। कहीं पे इलेक्ट्रिकल वायरिंग हो रही है, कहीं पे उसमें पेंट हो रहा है, कहीं पे उसमें जो है वो एयर कंडीशनर लग रहा है, कहीं उसमें लाइटिंग लग रही है, कहीं उसमें सीट्स लग रहे हैं। तो ये डिफरेंट स्टेशन से गुजर करके ये गाड़ी पूरी कंप्लीट होती है। तो अब आपने उसको एज ए प्रोडक्शन मैनेजर हिसाब रखना है कि मिसाल के तौर पे आपकी पेंट शॉप बहुत फास्ट पेंट कर देती है, लेकिन अगर पेंट शॉप बहुत फास्ट पेंट कर देती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो बहुत सारी गाड़ियां पेंट करके खड़ी कर दे, और आगे जो है इनपुट लेने की कैपेसिटी नहीं है इतनी, वो जो है वो रोजाना 20 गाड़ियां ले सकते हैं। तो इसकी लेवलिंग करें, मतलब पेंट शॉप को भी फिर आप कहेंगे भाई तुम रोजाना 20 गाड़ियां ही सिर्फ पेंट किया करो, ताकि आगे उसे हम फीड कर सकें। जो ज्यादा पेंट करके रख लेंगे तो उसका फायदा नहीं है। कोई बफर कैपेसिटी आप रख सकते हैं। बफर कैपेसिटी का मतलब होता है कोई अनफोर्सीन रीजन की वजह से पेंट शॉप ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, तो आप थोड़े से ज्यादा उनसे पेंट करा के रख लें, थोड़ा सा बफर रख लें, वो तो ठीक है। वो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जस्ट इन टाइम वगैरह में बफर वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वो फिर आप इस तरह से लोड लेवलिंग कर लेते हैं, यानी प्लांट को इस तरह से, हर स्टेशन को, असेंबली मशीन्स को, असेंबली प्लांट को इस तरह से लोड असाइन करते हैं कि अगले वर्क सेंटर तक वो मुनासिब टाइम पे प्रॉपर लोड फीड कर सके। दिस इज कॉल्ड लोड लेवलिंग। क्योंकि आपके प्लांट में कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो ज़्यादा फास्ट काम कर सकते हैं, या आप ये कह लीजिए कि वो ओवर कैपेसिटी होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्रिटिकल होती हैं, जो एक सर्टेन कैपेसिटी से आगे नहीं बढ़ सकते। तो ओवर कैपेसिटी वाली चीज़ से आप ज़्यादा वर्क करा के क्या कर लेंगे, जब आगे वो बॉटल नेक पर रुक जाएगा। तो इसलिए आप उनको भी इतना ही लोड असाइन करेंगे ताकि बॉटल नेक को प्रॉपर फीडिंग होती रहे। दिस इज कॉल्ड लोड लेवलिंग। अच्छा, साइट कैपेसिटी को आप कैसे डिटरमिन करेंगे? आप सबसे पहले चेक करेंगे ओपन ऑर्डर फाइल। ओपन ऑर्डर फाइल का मतलब ये वो ऑर्डर्स हैं जो प्रोडक्शन के लिए जा रहे हैं। और फिर आप ये चेक करें कि प्लान्ड ऑर्डर रिलीजेस कितनी है, कि उन्होंने कितनी प्रोडक्शन को वर्क इन प्रोसेस में है जो कंप्लीट करके इस डेट तक वो रिलीज कर देंगे। तो ये प्लान्ड ऑर्डर रिलीजेस कहलाते हैं। वर्क इन प्रोसेस उसको कहते हैं जिसके में के प्रोडक्ट के ऊपर कुछ काम हुआ है और कुछ काम बाकी है, वो भी आपकी इन्वेंट्री है लेकिन कंप्लीट नहीं है, वो सेलेबल नहीं है, इसलिए उसको वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। फिनिश गुड्स इसलिए अलग कहलाती है। फिर राउटिंग फाइल को चेक करें। राउटिंग फाइल क्या होती है कि हर प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंट वर्कशॉप में डिफरेंट काम होते हैं। जैसे कि किसी वर्कशॉप में कटिंग होगी, किसी वर्कशॉप में उसमें होल किया जाएगा, किसी वर्कशॉप में उसमें पेंट किया जाएगा। तो ये राउटिंग फाइल है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज पेंट पहले कर दें और बाद में आप उसकी कटिंग करें। तो राउटिंग ये बताता है कि ये स्पेयर पार्ट पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, इसके ऊपर इतने आर की का वर्क इस वर्क शॉप में होगा, इतने आर का वर्क इस शॉप में होगा, इतने आर का वर्क इस शॉप में होगा। ये कहलाता है राउटिंग फाइल। और वर्क सेंटर फाइल जो पर्टिकुलरली जहाँ पे फॉर एग्जांपल जो स्पेयर पार्ट है उसमें पेंट हो रहा है, तो आप वर्क सेंटर फाइल देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वर्क सेंटर के ऊपर कितना लोड है, वो अप्रोप्रिएट लोड है या नहीं है। क्योंकि किसी भी वर्क सेंटर के ऊपर आप आइडल लेबर आपके लिए कॉस्ट है, तो इसलिए आपको देखना। इसी तरह आइडल मशीन भी आपके लिए कॉस्ट है। तो वो फिर आप वर्क सेंटर का लोड देखते हैं और उसको लेवल करते हैं। तो ये साइट कैपेसिटी को डिटरमिन करने के लिए ये चीज़ें आप जाकर के देखते हैं। ये नॉर्मल फाइल्स हैं जो प्रोडक्शन में यूज होती हैं। और फिर आप एडजस्टमेंट कर लेते हैं, लोड लेवलिंग कर लेते हैं, जो डिस्कस हो चुका है। अच्छा, प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल, ये चौथा स्टेप है। हम SNOP से चले थे, फिर मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल पे आए, फिर मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग पे आए, फिर प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल PAC के ऊपर है। प्रोडक्शन एक्टिविटी कंट्रोल के अंदर जो है बेसिकली आप सबसे पहले प्लान करते हैं कि जनाब हमने इस वीक में ये प्रोडक्ट्स बनाने, और फिर उसको शेड्यूल करते हैं कि भाई इन 2 दिन में ये प्रोडक्ट बनेंगे, इन 2 दिन में ये प्रोडक्ट बनेगा, इस 1 दिन में ये प्रोडक्ट बनेगा। और अगर आपको कोई इसके अंदर प्लान को इम्प्लीमेंट करने में इश्यू है तो आप उसे रीप्लान करते हैं। उसके बाद आप उसे एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि जो प्लान है उसको प्लान के मुताबिक आप अपने वर्कशॉप में उसे एग्जीक्यूट करते हैं, और उसके लिए आप वर्क ऑथराइजेशन देते हैं। जब तक के
किसी भी वर्कशॉप के अंदर वर्क ऑथराइजेशन नहीं आती है, वो अपना काम नहीं शुरू करते। वर्क ऑथराइजेशन का ये मतलब होता है, जो कि सप्लाई चेन मैनेजर या शॉप सुपरवाइजर इशू करता है, कि जनाब आज के दिन आपने ये काम करने हैं, दिस इज कॉल्ड वर्क ऑथराइजेशन। और वर्क ऑथराइजेशन इसलिए जरूरी है, वरना कि अपने वर्कर्स अपनी मर्जी से चीजें करना शुरू कर देंगे। तो वर्क ऑथराइजेशन होती है फ्रॉम द प्लान, प्लान के मुताबिक आज ये प्रोडक्शन करनी है, सुपरवाइजर के पास प्लान आया हुआ है, उसके हिसाब से वो अपने लेबर को और शॉप सुपरवाइजर को वर्क ऑथराइज करता है। फिर कंट्रोल जरूरी है। कंट्रोल क्या है कि आपने प्लान क्या किया था, एक्चुअली एग्जीक्यूट क्या किया, और दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर पॉजिटिव वेरिएंस है कि जनाब आपने प्लान किया था उससे ज़्यादा आपने कुछ प्रोड्यूस कर लिया और वो रिक्वायरमेंट है, तो इसका मतलब है कि ये अच्छा जा रहा है। और अगर अगर उसमें आप जो प्लान कर रहे हैं उससे कम प्रोडक्शन हो रही है, देन यू नीड टू चेक कि कम प्रोडक्शन क्यों हो रही है, लेबर कम है, एफिशिएंसी कम है, या मशीन अवेलेबल नहीं है, तो आप ताकि टाइमली करेक्टिव एक्शन ले सकें। कंट्रोल का यही मतलब होता है, ठीक है। तो इसलिए कंट्रोल में ये देखा जाता है कि प्लान और एग्जीक्यूशन दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर डेविएट कर रहे हैं तो क्यों और कितना कर रहे हैं। ओके जनाब, अब ये आइए कि मेजरिंग कैपेसिटी, कि आप अपने प्लांट की कैपेसिटी को कैसे मेजर करते हैं। उसके डिफरेंट तरीके होते हैं, ठीक है। आप आपके पास अवेलेबल टाइम कितना है, वो है आवर्स ऑफ ऑपरेशन, नंबर ऑफ वर्कर्स और इक्विपमेंट। यानी मिसाल के तौर पे आपके पास 4 इक्विपमेंट है और हर मशीन हफ्ते में 60 घंटे चल सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 60 आवर्स है और 4 इक्विपमेंट है, तो 240 आवर्स अवेलेबल टाइम हो गया। तो जब आप कैपेसिटी प्लानिंग कर रहे हो तो आपको पता है कि इस वर्कशॉप के अंदर मैं 240 आवर्स मैक्सिमम कैपेसिटी प्लानिंग कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है। इससे ज़्यादा कैपेसिटी पे जाने के लिए मे बी ओवर टाइम करना पड़े, या एक्स्ट्रा मशीन लेकर के आना पड़े, या सैटरडे संडे काम करना पड़े मजदूरों को, तो उसमें भी ओवर टाइम देना पड़ेगा, सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट करें। तो नॉर्मल शिफ्ट के हिसाब से जो भी आपके हैं, बाज़ जगहों पे तीनों शिफ्ट चल रही होती है, बाज़ जगहों पे सिर्फ एक शिफ्ट चल रही होती है, ज़रूरत पड़ने पे 4 घंटे और चलाते हैं या सेकंड शिफ्ट चलाते हैं। तो अवेलेबल टाइम क्या हो गया कि एक मशीन के ऊपर आप कितने आवर्स कर सकते हैं और टोटल कितने मशीन अवेलेबल है। या ये कि अगर वर्कर ऑपरेशन कर रहे हैं तो आवर्स ऑफ ऑपरेशन वर्कर्स के 40 हो गए और नंबर ऑफ वर्कर्स कितने 10, तो आपके पास अवेलेबल टाइम 400 आवर्स है। अब जो आप जितने भी यहाँ पे आप वर्क को यहाँ पे आप लोड करेंगे, दैट शुड बी 400 आवर्स और बिलो। ये है आपका अवेलेबल टाइम। दूसरा ये है कि यूटिलाइजेशन, यानी आपके पास मशीन की जितनी मौजूद है उसको आप कितना यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे आपकी मशीन की आवर्स वर्कड हैं 100 और अवेलेबल आवर्स है 120 या 125, तो ये 80% यूटिलाइजेशन हुआ। और अगर आवर्स वर्कड आपके 100 है और अवेलेबल आवर्स भी 100 है, तो ये 100% यूटिलाइजेशन है। तो इस तरह से आप मशीनरी की यूटिलाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, वर्कर्स की यूटिलाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि जनाब आप अपनी मशीनरी को और वर्कर्स को कितना ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, कितना एफिशिएंसी के साथ यूटिलाइज कर रहे हैं। तो आप सबसे पहले उसके लिए ज़ाहिर है कि अवेलेबल टाइम कैलकुलेट करते हैं, और अवेलेबल टाइम कैलकुलेट करके आप ये देखते हैं कि एक्चुअली कितना काम किया गया, एक्चुअली कितना काम किया गया डिवाइडेड बाय अवेलेबल टाइम, तो उससे आपको पता चल जाएगा यूटिलाइजेशन कितनी है। आप अब वो वहाँ पे स्टैंडर्ड सेट करते हैं अपने प्रोडक्शन शॉप के ऊपर फ्लोर पे, जनाब ठीक है यूटिलाइजेशन 90% और अबव होनी चाहिए, तो आप कंपेयर कर सकते हैं कि जनाब आपकी यूटिलाइजेशन कम है ज़्यादा है क्या है। और एफिशिएंसी, ज़ाहिर है एफिशिएंसी आपको पता है कि आउटपुट ओवर इनपुट होता है। तो कितने आवर मजदूरों ने के स्टैंडर्ड है और कितने आवर वर्क किए हैं, तो उसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको एफिशिएंसी पता चल जाएगी कि प्लांट की एफिशिएंसी कितनी है। जैसे स्टैंडर्ड आवर्स ऑफ वर्क जो है वो फॉर एग्जांपल 100 है और एक्चुअली आवर्स वर्क जो है वो 120 है, यानी ये काम 100 आवर्स में कर लेना चाहिए था मजदूरों को, लेकिन उन्होंने उसको 120 में किया।
तो अब एफिशिएंसी 100 से नीचे चली गई, तो देन मैनेजर कैन आस्क ए क्वेश्चन कि भाई ये तो इतने मजदूर मिलकर इतना काम करना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? तो इसलिए एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। रेटेड कैपेसिटी क्या है कि रेटेड कैपेसिटी के है जो है इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन से आता है, अवेलेबल टाइम, यूटिलाइजेशन और एफिशिएंसी जो आपने कैलकुलेट किया, ये आपके प्लांट की या किसी इक्विपमेंट की रेटेड कैपेसिटी है। ये जनाब अवेलेबल टाइम आपका 100 आवर्स था, यूटिलाइजेशन जो हुई है वो आपकी 90% हुई है, एफिशिएंसी भी 90% है, तो अब आपकी कैपेसिटी कितनी हो गई? 81% है। तो इज इट गुड, इज इट बैड, ये अब आपने एज ए मैनेजर डिसाइड करना है। अच्छा जनाब, व्हेन लोड एंड कैपेसिटी आर आउट ऑफ बैलेंस, लोड और कैपेसिटी आउट ऑफ बैलेंस है, ये एक नॉर्मल का प्रोडक्शन मैनेजर का इश्यू होता है और उसको डेली बेसिस पे उसको हैंडल कर रहा होता है। तो आप कैपेसिटी को लोड से, लोड ये है कि आपको इतने प्रोडक्ट्स बनाने की डिमांड है, और कैपेसिटी ये है कि आपकी प्लांट इतने इतने इतना प्रोडक्ट बना सकता है। तो अब आप क्या करेंगे? मिसाल के तौर पे अगर फर्ज कीजिए कि आपका लोड कम है, वर्क आवर्स कम कर दीजिए मजदूरों के। बहुत सारे प्लांट्स इसी तरह चलते हैं कि नॉर्मली वो मजदूरों से, लेबर से 12 आवर्स काम कराते हैं, 8 आवर्स नॉर्मल और 4 आवर्स ओवर टाइम। जब लोड कम होता है तो वो ओवर टाइम बंद कर देते हैं। ये एक फिर भी निस्बतन सस्ता तरीका है कंपेयर टू आप जो है वो फर्दर और वर्कर्स को हायर करें और फिर वो पेनफुली उन्हें ले ऑफ करना पड़े। ये भी एक तरीका होता है कि जब ज़रूरत पड़े तो आप हायर कर लें, जब ज़रूरत ख़त्म हो जाए तो ले ऑफ कर दें। जैसे आजकल थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो आपको लेबर प्रोवाइड करते हैं और जब आपको ज़रूरत नहीं होती है तो वो लेबर वापस ले जाते हैं। तो बेसिकली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, लेकिन ज़ाहिर है कि ले ऑफ में एक ह्यूमन एंगल भी है। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने के जो एग्जिस्टिंग वर्क फोर्स है उसको आप ओवर टाइम दे दें या सैटरडे संडे काम करा लें, ताकि आप उस लोड को मैच कर सकें। जब लोड नहीं है तो आप नॉर्मल आवर्स काम कराएं, ये बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है। फिर वर्कर्स को शिफ्ट भी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह से, कि भाई यहाँ पे काम का लोड ज़्यादा है तो उधर शिफ्ट कर दें, वहाँ पे काम का लोड कम है तो वहाँ से हटा दें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके वर्कर्स जो है मल्टीपल स्किल्स में ट्रेंड हो, ताकि वो एक वर्कशॉप से अगर ले जाकर उनको दूसरी जगह पे काम किया जाए तो करवाया जाए तो उसके लिए भी वो स्किलफुल हो। और फिर बाज़ औक़ात यूनियन एग्रीमेंट्स का भी मसला होता है कि यूनियन एग्रीमेंट आपको मैनेजर्स को ये वाला स्टेप लेने से रोकती है कि जनाब इस साइट के वर्कर किसी और साइट पे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपके यूनियन एग्रीमेंट में ये फ्लेक्सिबिलिटी है, या यूनियन का मसला नहीं है, तो आप वर्कर्स को आसानी से एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री में शिफ्ट कर सकते हैं। फिर राउटिंग चेंज करके अगर आपके कोई लोड लेबलिंग हो सकती है तो वो कर लें। यानी आपके बास प्रोडक्ट्स के ऊपर अगर फर्ज करें आपने 4 एक्शन करने होने, सबसे पहले पहला एक्शन करना है, फिर दूसरा एक्शन और तीसरा एक्शन करना है। और दूसरे तीसरे एक्शन में ये है कि आप चाहे पहले तीसरा एक्शन कर लें, फिर दूसरा एक्शन कर लें, या दूसरा एक्शन पहले कर लें फिर तीसरा एक्शन कर लें और फिर चौथा एक्शन करें। अगर इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है राउटिंग में तो उस फ्लेक्सिबिलिटी को यूज कीजिए। फिर इसी तरह से वही चीज जो हम डिस्कस कर चुके हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर ले आइए, टेम्परेरी वर्कर्स ले आइए, या तो अपना पूरा काम आउटसोर्स कर दीजिए या फिर टेम्परेरी वर्कर्स से आप काम ले लीजिए। और फिर उसके बाद ये है कि आप लॉट साइज भी चेंज कर सकते हैं, शेड्यूल भी चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास इन चीज़ों के ऑप्शन है। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके ज़रिए से आप अपना लोड को बैलेंस आउट कर सकते हैं। अब हम ज़रा 10-15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। ठीक है, अब थोड़े से 2 स्लाइड्स लगेंगे, फिर उसके बाद हम क्विज करेंगे, तो देन क्लास विल बी ओवर, राइट? 15 मिनट का ब्रेक दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो वी विल मीट एट 2:55 इंशाल्लाह।
हेलो। 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 जी हसन, ये क्या ब्रेक हुई क्या? हाँ ब्रेक हुई है। कितनी देर की, 15 मिनट की? हाँ 10-15 मिनट की है। चलो ठीक है यार, वो मेरे माइक में कुछ प्रॉब्लम है, वो मैं बार बार सही कर रहा हूँ। ठीक है। आपकी कॉल आ रही थी, मेरा पता नहीं, मेरे मोबाइल फ्रीज पड़ा हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक, कोई मसला नहीं। बस इसीलिए ओके। इसीलिए कॉल कर रहा था ओके ओके। मैं। ओके अल्लाह। अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम। हेलो महमूद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सर। हम्म। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर वो मैं हेलो। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। वो सर लगा था उनका मैं एक साहब बोले, एक बार में यार। हाँ जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र सर। सर तो आप सुनाए खैरियत से? हाँ, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप काफ़ी बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है आप लोगों की दुआओं से। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको सेहत दे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आप लोगों की दुआओं से इस काबिल हुआ हूँ दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। और आमीन। ये प्रोडक्शन के बारे में आप लोगों को ये चीज़ें कुछ समझ आ रही हैं? कभी भी आप लोगों को ना जॉब करनी पड़ जाए प्रोडक्शन की, तो कम से कम बेसिक चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। और बिल्कुल। ये अच्छी कवरेज है बेसिक चीज़ों की। राइट, जी जी। ओके। तो आप लोगों को ये नज़र आ रहा है, मेरी स्लाइड नज़र आ रही है? जी जी सर, नजर आ रही है। राइट, गुड। तो ये चीज़ें जो है, ये आप लोगों को पता है कि व्हेन लोड एंड कैपेसिटी आर आउट ऑफ बैच, तो आप जो है वो आउट ऑफ बैलेंस, तो आप क्या क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पे लिस्ट डाउन भी कर दी गई हैं। अब आप अगर अपनी स्पीड को, मैन्युफैक्चरिंग को स्पीड अप करना चाह रहे हैं, तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। उसमें एक उन्होंने स्ट्रेटेजी बताई है, कंस्ट्रेंट, कंसंट्रेट ऑन कंस्ट्रेंट्स। आपके कंस्ट्रेंट किसी भी प्लांट के ऊपर मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। स्किल्ड लेबर भी हो सकते हैं कंस्ट्रेंट, कि आप इतने नंबर से ज़्यादा स्किल्ड लेबर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, तो वो आपको कंस्ट्रेंट है। रॉ मटेरियल आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, कम अवेलेबल है, वो भी एक कंस्ट्रेंट है। और इसी तरीके से आपको पता है कि पाकिस्तान में तो गैस की लोड शेडिंग होती है, इलेक्ट्रिसिटी की लोड शेडिंग होती है, तो वो भी आपके प्रोडक्शन के ऊपर एक कंस्ट्रेंट है। तो यू नीड टू फोकस ऑन दोज कंस्ट्रेंट्स, और कंस्ट्रेंट्स में से जिस कंस्ट्रेंट को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, उस पर आप फोकस करें। इसलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में, कराची में अनफॉर्चुनेटली जो टेक्सटाइल मिल ओनर्स हैं, उन्होंने प्लांट लगाया है जो एफएफओ से भी चलता है, और फिर गैस से भी चलता है, और इवन कोल से भी चलता है। तो उन्होंने इस तरह से फिर डीजल जनरेटर भी लगाया हुआ है। दिस एड्स टू योर कॉस्ट, दैट्स वाई हमारे जो पाकिस्तानी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको इंटरनेशनली कॉम्पीट करने में प्रॉब्लम होती है। तो लेकिन जाहिर है कि बिजनेस को तो आगे लेके चलना है, तो यू नीड टू कंसंट्रेट ऑन दोज कंस्ट्रेंट्स, और आप ये देखें कि उन कंस्ट्रेंट से कैसे ओवरकम कर सकते हैं। जैसे पानी, टेक्सटाइल मिल्स एक एक महीने में करोड़ों रुपए का पानी खरीदते हैं, एंड दिस इज ट्रू। वजह उसकी कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से पानी की सप्लाई नहीं है। तो अब वो उनका प्लांट चलाना है, तो ये कंस्ट्रेंट इसी तरह दूर हो सकता है कि बाउजर से अपने वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरी करें, और टेक्सटाइल में वाटर की ह्यूज रिक्वायरमेंट होती है, तो ये भी एक कंस्ट्रेंट है। तो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीज़ों के में चीज़ों की वजह से कंस्ट्रेंट्स होते हैं। अब उन कंस्ट्रेंट्स को ओवरकम करना प्रोडक्शन मैनेजर की जिम्मेदारी होती है। दूसरा जो है स्पीड अप मैन्युफैक्चरिंग के लिए कहा गया है, वो है यूज विजुअल सिग्नल्स। विजुअल सिग्नल्स बेसिकली जैपनीज टेक्निक है, और जैपनीज कई टेक्निक्स लेकर के आए हैं प्रोडक्शन के अंदर, क्वालिटी के अंदर, जिसकी वजह से प्रोडक्शन की एफिशिएंसी बहुत बढ़ी है, और उसको इंटरनेशनली लोग फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो बेसिकली जैपनीज कल्चर के हिसाब से है, तो जैपनीज कल्चर में वो चीज़ें बहुत आसानी से बिल्ट इन है और कामयाब है। दूसरे लोग उसको अगर इस्तेमाल कर भी रहे, उन चीज़ों को थोड़ा मॉडिफाई करके करें। विजुअल सिग्नल्स इसलिए है कि देखिए, ये बेसिकली पुल कहलाता है कि आपका जो, आप जिस प्रोडक्शन फ्लोर पे काम कर रहे हैं, आपका जो आउटपुट है वो किसी दूसरे प्रोडक्शन फ्लोर का इनपुट है। तो अब आपको अगर वो इनपुट देना है उनको, तो इस क्वांटिटी में दें जिसको वो हैंडल कर सकें विद इन 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स या 8 आवर्स, ताकि उनके पास जो इनपुट का है वो बहुत ज़्यादा पाइल अप ना हो जाए। इसलिए जापानीज कार्ड सिस्टम यूज़ करते हैं, बिन कार्ड्स यूज़ करते हैं। और वो जब उनका जो कोई भी जो आप जो भी इनको फीड कर रहे हैं अपने शॉप से दूसरे वाले को फीड कर रहे हैं,
तो वो उसके ऊपर डिफरेंट कार्ड्स लगा देते हैं। येलो कार्ड का मतलब है कि अभी वेट करें, रेड कार्ड का मतलब है कि वी आर ऑलरेडी ओवर, हमारे पास जो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस करने के लिए, और किसी बिन के ऊपर ग्रीन कार्ड लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि अब आप उसे फिल कर दें। तो इसको कानबान कहते हैं जापानीज में। कानबान के बारे में थोड़े से आपकी किताब में डिस्कशन है, लेकिन वो ज़ाहिर है ये एक डिटेल टॉपिक है। कानबान को वगैरह टोयोटा प्लांट पे आप देखे, जाके देखे, सुजुकी पे देखे, होंडा पे देखे, तो उन्होंने इसको अप्लाई किया हुआ है। विजुअल सिग्नल करते हैं, यानी कि वो नज़र आ रहा होता है कि ग्रीन कार्ड इस वक्त लगा हुआ है या ब्लू कार्ड लगा हुआ है या रेड, जो भी उनका सिग्नलिंग का सिस्टम है, तो ये कहलाता है कानबान। और भी उनके बहुत सारे प्रोडक्शन की टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक है पोकायुके, पोकायुके का जिक्र नहीं है आपकी किताब में। उसमें ये होता है कि जब आप असेंबलिंग कर रहे होते हैं तो स्पेयर जो भी आप पार्ट लगा रहे होते हैं वो एक ही तरीके से लगेगा, दूसरे तरीके से नहीं लगेगा। जैसे आपने कैलकुलेटर्स में देखा होगा, जैपनीज कैलकुलेटर में उसका कवर अगर आप उल्टा लगाने की कोशिश करें तो वो बीच में फंस जाता है। तो उस कवर को लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। तो इस वजह से उन्होंने बहुत सारी प्रोडक्शन की मिस्टेक्स भी पोकायोके के जरिए एलिमिनेट की हैं। तो बुक में बहुत ब्रीफली जिक्र किया गया है। कानमैन एक पूरी टेक्निक है जापानीज क्वालिटी मैनेजमेंट की, जिसमें विजुअल सिग्नल यूज करते हैं। तो ये पुल पार्टनरशिप है बेसिकली, कि जब आप विजुअल सिग्नल देते हैं तो आप बेसिकली आपका जो आउटपुट है वो उतना ही पुल करता है जितना कि उसको जरूरत है। उसके लिए पार्टनरशिप डेवलप करें, अपने से अगले फ्लोर शॉप के साथ आप विजुअल सिग्नल का सिस्टम बना के रखें, तो ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है। इसकी वजह से फ्लोर पे इन्वेंट्री पाइल अप नहीं होती है। एग्रोनॉमिक्स के लिहाज से भी अच्छा है। एग्रोनॉमिक्स वो साइंस है जिसमें लोगों की प्लांट के ऊपर मूवमेंट को मैनेज किया जाता है, वरना एक्सीडेंट्स भी होते हैं इसकी वजह से। उसके बाद लीन मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र है। लीन में ये है कि आप जो है वो रॉ मटेरियल कम से कम यूज़ करें और ऐसी प्रोडक्शन टेक्निक्स यूज़ करें जिसके ज़रिए से आपको जो प्रोडक्ट है उसके अंदर कम मटेरियल लगे, ताकि वो आप जो दुनिया की जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट ना हो और सस्टेनेबिलिटी उनके अंदर मेंटेन रहे। इसको लीन मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। इसके अंदर JIT भी शामिल है, जस्ट इन टाइम, कि सप्लायर आपको सुबह के टाइम पे मॉर्निंग में ला करके आपके सारे स्पेयर पार्ट्स वगैरह रख कर दे देता है, तो पूरे दिन में असेंबली प्लांट उन्हें असेंबल कर लेते हैं। तो जस्ट इन टाइम भी इसका एक पार्ट है। और वेस्ट के बारे में है कि रिड्यूस करें, उसे वेस्ट को रिड्यूस करें, रीयूज करें, रिसाइकिल करें, RRR जो वेस्ट के बारे में है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का साइकिल है। ये भी यूज होता है प्लांट्स के ऊपर। क्वालिटी सर्कल्स होते हैं प्लांट के अंदर। क्वालिटी सर्कल का काम क्या होता है, उसमें डिफरेंट वर्कशॉप के लोग एक टीम में होते हैं, वो बैठ करके डिफरेंट इम्प्रूवमेंट देखते रहते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि किस प्रोसेस को या वर्क फ्लो को इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसको देखने के बाद उसको देखते हैं कि किस तरह से इम्प्रूव किया जाता है। वो जब सब इस पर कंसेंसस रखते हैं तो चेंज को इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर ये देखते हैं कि वो चेंज करने के बाद मशीन कैसे काम कर रही है, और फिर उसके बाद मुसलसल इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट साइकिल एक बहुत अच्छा जैपनीज टेक्निक है, जिसके ज़रिए से वो छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स लाते हैं, बट उससे मिलियंस की सेविंग होती है। और कंटिन्यूसली जब आप ये कर रहे होते हैं तो प्लांट आपका बहुत ही एफिशिएंट हो जाता है। तो ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट भी जैपनीज टेक्निक है बेसिकली। तो ये हो गया आज का आपका लेक्चर। और अब थोड़ा सा हम क्विज देख लेते हैं ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। इजाज़त है आप लोगों की? श्योर सर, श्योर। ओके, थैंक यू। ये देख रहे हैं आप? क्विज मॉडल 2 सेक्शन A चैप्टर 6, यही लिखा हुआ है? यस। चलो, तो ये पहला है, which of the following is the technique using visual signals to pull components through the manufacturing process? बहुत आसान सवाल सर कानबान। कानमान है जी, बिल्कुल। पुल करते हैं, ये कानमान। अरे आप में से किसी का वो माइक खुला हुआ है, वो बंद कर दीजिए, थैंक यू। तो ये बिल्कुल कानमान है, क्योंकि जस्ट इन टाइम तो बेसिकली इन्वेंट्री को टाइम पे पहुंचाना ताकि इन्वेंट्री पाइल अप ना हो प्लांट के ऊपर, वो तो जस्ट इन टाइम है। लीन एक मैन्युफैक्चरिंग मेथड है जिसके ज़रिए से आप
अपने मैन्युफैक्चरिंग में से वेस्ट को रिड्यूस करते हैं। और सिक्स सिग्मा भी एक टेक्निक है जिसके अंदर आप अपने जो डिफेक्ट रेट है उसको मिनिमाइज करते हैं। सिक्स सिग्मा बेसिकली 3 पार्ट्स इन ए मिलियन आप लेकर के आते हैं वेस्ट को या डिफेक्टिव पार्ट्स को। तो उस टेक्निक को अगर आप अपने प्लांट पे अप्लाई करते हैं तो दिस इज कॉल्ड सिक्स सिग्मा। ये एक स्टैटिस्टिकल प्रोसेस है, स्टैटिस्टिक्स के जरिए से आइडेंटिफाई करके एनालाइज करके फिर आप चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये कानबान जो है बेसिकली पुल कंपोनेंट है। यस, आपने सही जवाब दिया। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट टू रफ कैपेसिटी प्लानिंग, रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग। रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग के लिए इनमें से कौन सी चीज़ है जो इनपुट है? तो अगर आपको वो पहली दूसरी जो डायग्राम मैंने आपसे शेयर की थी तो उसमें आपको याद होगा कि वीकली आउटपुट जो है ये तो कंट्रोल लेवल का काम है, और एग्रीगेट आउटपुट पर प्रोडक्ट फैमिली जो है वो एक प्रोडक्ट फैमिली से मुतालिक है। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग तो आप बहुत नीचे आकर के करते हैं, तीसरे स्टेज पे करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट टू रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग? तो मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। आपने देखा होगा कि ग्राफ में मास्टर प्रोडक्शन एमपीएस लिखा हुआ है, उसके आगे आरसीसीपी लिखा हुआ है। ये मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल से आरसीसीपी में जाता है, और फिर आरसीसीपी वाले देखते हैं कि जनाब ये हमारा जो क्रिटिकल रिसोर्स है वो इतना है कि हम इसके मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल को एक्सेप्ट कर सकें। अगर वो नहीं होता है तो वो उसको रीवर्क करके वापस भेजते हैं मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूलर के पास, और फिर वो प्लान फाइनल होता है। तो इसलिए रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग के लिए इनपुट जो है वो बेसिकली मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल है। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल में सारी प्रोडक्शन को मैंने लिखा जाता है कि ये डिमांड है, इसके साथ हम ये प्रोडक्शन करेंगे। तो सप्लाई चेन मैनेजर उसे देखता है कि क्या मेरे पास इतनी कैपेसिटी है, और ख़ास तौर पे रफ कट कैपेसिटी इतनी है, यानी क्रिटिकल रिसोर्स की कैपेसिटी इतनी है कि उस मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल को फुलफिल कर सके, तो वो करता है, वरना रीवर्क के लिए उसको दोबारा भेज देता है। ओके जी। इफ ए मेक टू स्टॉक ऑर्गेनाइजेशन, मेक टू स्टॉक का क्या मतलब है? बना के रखना जी, बना के रखते हैं, और बिल्कुल जब डिमांड होती है उसको मुताबिक फिर उसको प्रोवाइड करते हैं। जी, गुड। विद स्टेबल डिमांड इज एक्सपैंडिंग प्लांट कैपेसिटी। अपने प्लांट कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं यूजिंग एन ओवरलैपिंग डिमांड स्टेप वाइज एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। यानी जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाती है तो आप उसकी एक्सपेंशन कैपेसिटी भी बढ़ाते रहते हैं। तो ओवरलैपिंग डिमांड स्टेप वाइज एक्सपेंशन कहलाता है। विच इट हैज़ कैपेसिटी इन एक्सेस ऑफ डिमांड। जाहिर है कि इसमें क्या होता है कि आप कैपेसिटी बढ़ा लेते हैं और अभी डिमांड उसको मैच नहीं कर रही है, डिमांड आगे जाकर के उसको मैच करती है। तो इस सूरत में कह रहे हैं कि अब ये गुड्स किस लेवल पे पैदा करें, किस लेवल पे गुड्स को प्रोड्यूस करें, एवरेज लेवल पे, करंट लेवल पे, मैक्सिमम पे या मिनिमम पे। ठीक है, मिनिमम तो आउट हो गया, क्योंकि मिनिमम कैपेसिटी पे काम करने से प्लांट जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। अच्छा, करंट लेवल ऑफ एक्चुअल डिमांड पे भी काम किया जा सकता है, लेकिन करंट लेवल ऑफ एक्चुअल डिमांड फ्लक्चुएट कर रही है, तो कभी आप प्लांट को कम कैपेसिटी पे चलाएंगे, कभी आप ज़्यादा कैपेसिटी पे चलाएंगे, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। मैक्सिमम कैपेसिटी पे चलाएंगे। सी सी है सर। गुड गुड, वेरी गुड। कौन सा आप बोले ये? महमूद। गुड महमूद, बिल्कुल मैक्सिमम कैपेसिटी पे चलाएंगे। क्यों चलाएंगे? क्योंकि ये मेक टू स्टॉक करती है, बना के रखती है। जब बना के रखते हैं और फिर सप्लाई करते हैं तो उनको मैक्सिमम कैपेसिटी पे चलाना चाहिए ताकि उनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव हो सके, और जो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है उसको स्टॉक में रख लेते हैं ताकि जब टॉप डिमांड सीजन हो तो उस वक्त उसको मार्केट में ला सके। सी, यस। अच्छा जनाब, चौथा, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कंटेन इंफॉर्मेशन सच एज मशीन सेटअप एंड रन टाइम। यार एक चीज में आप लोग, उसकी भी मैंने स्लाइड बनाई थी, पता नहीं है इसमें क्या मसला हो रहा है, स्लाइड में आया नहीं। जरा इधर आ जाएं आप लोग, पेज नंबर आपके पास मैनुअल है 2-124। इसकी स्लाइड नहीं थी, मैंने बनाई थी, लेकिन पता नहीं क्या मैं सेव नहीं किया, क्या कोई गलती कर दी। जी, पेज 2-124।
ओके। ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि कुछ वर्कशॉप के जो है वो स्टैंडर्ड टाइम्स लिखे हुए हैं। वो कौन कौन से? ऑर्डर प्रिपरेशन टाइम। ऑर्डर प्रिपरेशन टाइम क्या होता है? कस्टमर के पास से ऑर्डर आया, फिर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम लगता है कि उसके प्राइस चेक करते हैं, उसकी क्वांटिटी चेक करते हैं, उसका आइटम चेक करते हैं कि वो आइटम आप बनाते हैं ये भी हैं या नहीं बनाते हैं, उसकी ड्राइंग किया है, ये सारी चीज़ें, और फिर आप उसे वर्कशॉप को देते हैं। तो सबसे पहले उसके ऊपर आपको लगता है एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम। एडमिनिस्ट्रेटिव टाइम के आप जब उसको प्रिपेयर करते हैं ऑर्डर को कि जनाब आप इसको वर्कशॉप में देना चाहिए, उसके लिए कुछ प्रिलिमिनरी वर्क होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर प्रिपरेशन टाइम। क्यू टाइम क्या है? जब आपने वो ऑर्डर रिलीज कर दिया, वर्कशॉप में उसके ऊपर काम करना है, लेकिन वर्कशॉप में पहले ही काम के क्यू लगे हुए हैं, तो वो जब उसकी पारी आएगी तब उसको हैंडल करेंगे। तो जितना टाइम उसको क्यू में खड़े होकर के इंतजार करना पड़ता है उस प्रोडक्ट को कि उसके ऊपर उस वर्कशॉप में प्रोसेस हो सके, दिस इज कॉल्ड क्यू टाइम। सेटअप टाइम क्या होता है कि एक मशीनरी है, उसके ऊपर आप डिफरेंट काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि यूनिलीवर में वो लाइफ बॉय भी उसी प्लांट से बनाते हैं, और लक्स भी, चेंज ओवर। तो वो जो है बेसिकली सेटअप टाइम कहलाता है। सेटअप टाइम, चेंज ओवर भी कहते हैं। चेंज ओवर। राइट राइट। तो ये बेसिकली सेटअप टाइम है। और रन टाइम क्या होता है कि वो टाइम जिसमें प्लांट रन कर रहा होता है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, दैट इज कॉल्ड रन टाइम। ठीक है। तो ये रन टाइम हो गया, ये देख लीजिए, ये इसके अंदर मशीन सेटअप और रन टाइम का जिक्र है इसको इसमें। हाँ। फिर एक वेट टाइम होता है कि नेक्स्ट सेंटर में जाने से पहले, आपको अभी कानबान में बताया कि नेक्स्ट सेंटर उस वक्त उसे एक्सेप्ट करता है जब उसका एग्जिस्टिंग लोड खत्म हो रहा होता है, तब वो आपसे वो इनपुट लेता है। तो इसलिए इस दौरान उस आइटम को वेट करना पड़ता है ताकि नेक्स्ट वर्कशॉप में उसको उसके ऊपर काम हो सके। तो दैट इज कॉल्ड वेट टाइम। और मूव टाइम के उस आइटम को एक वर्कशॉप से दूसरे वर्कशॉप में लाने में जितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड मूव टाइम। उसके बाद इंस्पेक्शन टाइम के फाइनली जब वो प्रोडक्ट बन जाता है, या इवन इंटरमीडिएट में भी आप चेक कर रहे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंस्पेक्शन टाइम। इंस्पेक्शन में भी कुछ टाइम लगता है, जब तक के कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल वाले उस लॉट को पास नहीं करेंगे वो अगले स्टेप के लिए नहीं जा सकता। फिर उसके बाद जो लास्ट टाइम है, दैट इज पुट अवे टाइम। पुट अवे टाइम का मतलब ये हुआ कि जब फिनिश गुड्स बन गई, उसके बाद वहां से पिक करके उन्होंने उसको जाके इन्वेंट्री में रखा, तो इसमें जितना टाइम लगता है इसको कहते हैं पुट अवे टाइम। इसी तरीके से यानी जो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स आया और इनबाउंड लॉजिस्टिक्स आने के बाद उसको अपने शेल्फ में रखने में जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड पुट अवे टाइम। तो यहाँ पे जिक्र हो रही है इंफॉर्मेशन सच एज मशीन सेटअप एंड रन टाइम। ये कहाँ पे अवेलेबल होगी आपको? ये वाली इंफॉर्मेशन मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, राउट शीट है, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल है, कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल, और ऑर्डर रिलीज फॉर्म। देखिए ऑर्डर रिलीज फॉर्म का तो जी सर जी बताइए। बी है मेरे ख्याल से। डी जी बी। ऑर्डर रिलीज मास्टर प्रोडक्शन। ऑर्डर रिलीज फॉर्म में जो काम किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर ऑर्डर रिलीज फॉर्म में एक आइटम की प्रोडक्शन का ऑर्डर रिलीज किया जाता है कि जनाब ये आइटम बनाना है और उसको इस वर्कशॉप में इतना टाइम लेना है, इस टाइम इतना टाइम लेना है, इतना टाइम लेना, इतना टाइम लेना है। ये ऑर्डर रिलीज फॉर्म है। बिल ऑफ मटेरियल में बेसिकली रॉ मटेरियल जो उसके अंदर लगेगा वो होता है बिल ऑफ मटेरियल। मास्टर ऑफ शेड्यूल, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल होता है जो कि पूरे इंटायर प्रोडक्शन प्लांट का प्रोडक्शन शेड्यूल होता है, उसके अंदर डिटेल्स नहीं होती है। ये उस मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल में ये होता है कि ये आइटम बनेगा इतनी क्वांटिटी में, ये आइटम बनेगा इतनी क्वांटिटी में, ये एक आइटम बनेगा इतनी क्वांटिटी में, दैट इज मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। और वो फिर रफ कट कैपेसिटी प्लानिंग में जाता है। अब बच गया राउट शीट। जाहिर है राउट शीट क्या होता है कि राउट शीट के आप अपने प्रोडक्ट को जो आप डिफरेंट वर्कशॉप में राउट करते हैं, शायद मैं ये वर्ड यूज नहीं किया, इस वजह से आप लोगों को ट्रबल हो रही है। डिफरेंट वर्कशॉप में जो आप राउट करते हैं उससे पता चलता है कि आप इसके ऊपर मशीन सेटअप टाइम कितना लगेगा और रन टाइम कितना लगेगा। तो इसका सही जवाब है राउट शीट या रूट शीट, जो भी आप कहते हैं उसको। तो कैपेसिटी कंट्रोल इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू विच कैपेसिटी कंट्रोल है। ठीक है।
कंट्रोल आपको याद होगा कि सबसे आखिरी पॉइंट था, 4 पॉइंट में से सबसे पहले मास्टर शेड्यूल था, फिर रफ कट कैपेसिटी थी, और फिर उसके बाद एंड में कैपेसिटी कंट्रोल था। जी सी। वेरी गुड, क्योंकि ये डेली एक्टिविटीज के बुनियाद पे कैपेसिटी करते हैं, तो सी इज द आंसर। वेरी गुड, शाबाश शाबाश। चले तो आज के लिए मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है, क्योंकि यही टॉपिक कहा था असलम साहब ने मुझे कवर करने के लिए। तो होपफुली नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कोई और टॉपिक पे को कवर करेंगे। आई होप कि आप लोग ये समझे हैं कि मैंने क्या चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है। अगर कोई क्वेश्चन है तो ये प्लीज़ आस्क। सर ये मतलब ये स्लाइड्स आपने ईमेल कर दिए? यार ये जो है ना बेसिकली असलम साहब की प्रॉपर्टी है। आप असलम साहब करते हैं अगर तो बिल्कुल मिल जाएगा आपको। असलम ठीक है, मैं साहब उनसे कह दूंगा। स्लाइड देते हैं तो बिल्कुल मिल जाएगा आप लोगों को। सही ठीक है।